है ना, जो अपनी ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का नाम क्या है? MIS एंड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। ठीक है, ये वाली ट्रेनिंग है। इसी के बैनर तले ना आज के पूरे इस सेशन का ना इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा कि रियल में ट्रेनिंग क्या है, इसमें किस तरह का ना कंपनियां हमें क्यों अपने यहाँ हायर करती है, हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वहां पर हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, और ये जो जॉब है इसका फ्यूचर क्या है। इसको भविष्य में हम अपने आप को आगे के 5 सालों में ना इस तरह के अपॉर्चुनिटी के बिहार पर कहाँ देखते हैं, इन्हीं सारी बिंदुओं के लिए सेशन हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो उस ट्रेनिंग का नाम, जिसका सर्टिफिकेट हमें ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, वो ट्रेनिंग अपनी कौन सी है? MIS एंड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। यहाँ पर MIS एंड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। एक सेकंड, अभी भी कई लोगों ने ना म्यूट नहीं किया। अरुण जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ये ट्रेनिंग है MIS एंड डेटा एनालिटिक्स का। इसमें ना एक चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और वो क्या है ना, सबसे पहला कीवर्ड क्या आता है? MIS। ये 3 कैरेक्टरों के मिलन से बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं ना? यस सर। ये 3 कैरेक्टरों के मिलन से बना हुआ है। इसको ना जब हम लोग यहाँ पर ब्रेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इसमें एम का मतलब क्या होता है? एक एम है, एक आई है, और एक यहाँ एस है। जो बीच में आई है ना, वही इसका हृदय स्थल है। असली सबसे ना जबरदस्त वाला जो वो क्या है? इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है। यहाँ पर हम लोग आएंगे, और इस वाले पार्ट पर ना मैं पूरी बढ़िया तरीके से ना एक एक बिंदु को हम लोग ना डिटेल्स में जानते चलेंगे। ठीक है, इधर आएंगे। देखिए, एम का मतलब क्या होता है? यहाँ मैनेजमेंट। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, और एस का मतलब सिस्टम। एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी मैकेनिज्म ना जहां पर इंफॉर्मेशन को ग्राउंड लेवल की सूचनाओं को क्या किया जाता है? सीनियर मैनेजमेंट तक शेयर की जाती है। वो क्या मतलब, इस वाले सिस्टम में, इस वाले मैकेनिज्म में ना हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को शेयर करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि मैनेजमेंट अपडेट रहता है, और ऑर्गेनाइजेशन में ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन टीम है, उनके यहाँ क्या चल रहा है, क्या उनका परफॉर्मेंस है, हमने जो क्लाइंट के साथ टारगेट तय किए हैं, और जहां पर अभी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या गैप है, क्या वो गैप तयशुदा समय तक भरा जा सकता है, या उसके लिए बंदों पर और प्रेशर देना जरूरी है कि हमारा प्रोसेस स्मूथ चल रहा है, या हमें क्या कर रही है कि और प्रेशराइज करके बंदों से और एक्स्ट्रा काम निकलवानी है। ये सारे डिसीजन लेने का मौलिक अधिकार हमें कौन सा देता है? ये इंफॉर्मेशन का आई देता है। आई के आधार पर ही ना मैनेजमेंट के जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो किसी क्लाइंट के आ जाते हैं, चाहे अपने से ऊपर बॉस के पास भी ना, जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई सेमिनार होता है, तो उसमें बोलने का जो उन्हें कंटेंट मिलता है, और बोलने के लिए ना जो शब्द मिलते हैं ना, वो कौन देता है? आई देता है। ये आई से ही तय होता है कि हम किस तरह के इंफॉर्मेशन ना मैनेजमेंट को शेयर कर रहे हैं, और मैनेजमेंट उस पर कैसे डिसीजन लेता है, उस पर कैसे प्लानिंग बनाता है, कैसे स्ट्रेटेजी तय करता है। ये सारे दारोमदार ना, सारी इन डिसीजनों की इमारत टिकी हुई है किसके बुनियाद पर? आई के, इंफॉर्मेशन के। तो ये इंफॉर्मेशन ना सबसे बड़ी ताकत, सबसे अचूक हथियार बनेगी हम लोग की, किसके लिए? ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए। रिपोर्ट, डैशबोर्ड, ग्राफ, चार्ट, डायनेमिक चार्ट, इस तरह के तमाम चीजों के ना जड़ों में जो जिससे मजबूती मिलती है, वो पार्ट कौन सा है? आई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैं दिखाता हूं एक्चुअल में ना MIS किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी डिपार्टमेंट में कहा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बड़ी धैर्य के साथ ना
देखिएगा, फिर एक बार और विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज ना म्यूट कर दीजिए। रविंदर जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। देखिए, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, पूरी लास्ट तक ना आप एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, और आप में ना अभी थोड़ी सी हेजिटेशन है, या क्वेश्चन न पूछने की जो हिचकिचाहट है, इस क्लास की कसम, एक एक शब्दों की कसम ना, आपने अगर पूछना शुरू नहीं कर दिया तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? कोई भी ना मन में हेजिटेशन शब्द रहेगा ही नहीं, ठीक है? पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो MIS है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ ना ये वेरी करता है। वही रोल के लिए ना हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, एक ये डेटा सोर्स होता है, और यहाँ पर क्या होता है ना, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? यहाँ पर अपना क्या दे दिया गया, ये डेटा सोर्स दे दिए गए। अब ये डेटा सोर्स भी डिफरेंट डेटा सोर्सेज होते हैं। डेटा सोर्सेज मीन कहाँ कहाँ से डेटा मिलेंगे हमें, ठीक है? हमें डेटा कहाँ मिलेंगे, हमें डेटा नोट पैड से मिलेंगे, हमें डेटा कहाँ से मिलेंगे, CSV फाइलों से मिलेंगे, यहाँ पर क्लिक करके, और ये CSV फाइल से मिलेंगे, ठीक है? हमें डेटाबेस से डेटा मिलेंगे, ठीक है? हमें कहाँ से मिलेंगे, जैसे अपना वेबसाइट से डेटा मिले, चाहे किसी ERP CRM से डेटा, जो कंपनी का पोर्टल होता है ना, वहां से डेटा हम लोग उठाते हैं। इसको क्या कहते हैं, ERP कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, CRM कहा जाता है। और भी जगह होते हैं, सोशल मीडिया से हम लोग डेटा ले सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके, और ये यहाँ से भी डेटा उठाते हैं। देखिए, डेटा कहीं से भी आए, इससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? मूल उद्देश्य डेटा का क्या है, कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर आएंगे ना, ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, ठीक है? इस यहाँ पर क्या होती है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ना यहाँ पर तो डेटा आ रहा है। अब डेटा का तो कई स्वरूप है, किस किस तरीके से डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए हमें, जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है ना, वो हमें यहाँ पर फुलफिल करनी होती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आगे यही वाला पार्ट क्या होता है, अपना MIS का पार्ट होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये MIS पर यहाँ पर दे देंगे। मैं आपको बताता हूं, देखिए, ये डिपार्टमेंट क्या है, ये नदी का एक किनारा है, और ये नदी का दूसरा किनारा है। इन दोनों में ब्रिज का जो काम करता है ना, देखिए, मैं इसीलिए विनम्र निवेदन कर रहा था। म्यूट कर दो इसको, ये तो मैंने भी मैसेज किया है, सुन ही नहीं रहा है कौन। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग इस वाले पार्ट पर। देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये जो MIS होता है ना, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में एक डेटा सोर्स है, यहाँ पर बहुत तरह से डेटा हमें हमारे पास आ रहे हैं, और एक तरफ क्या है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें क्या होता है ना, कि जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो हमें ना उस डेटा सोर्स से फुलफिल करनी होती है। तो देखिए, डेटा सोर्स वाला पार्ट ना एक अलग है, और ना मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, एक अलग पार्ट है। और ये दोनों ना हम लोग किसके करते हैं, MIS के थ्रू ना
ये दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का जो काम होता है, दोनों के बीच में क्या करते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट करके, और जो हमारे डेटा सोर्स है उससे हम वही इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, उससे हम लोग वही रिकॉर्ड बनाते, आउटपुट देते हैं ना, जो मैनेजमेंट को और जो बिजनेस के नीड्स है, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उस तरह के आउटपुट देने का सौभाग्य किसे मिलता है? ये एमआईएस वाले टीम को मिलता है, एमआईएस वाले डिपार्टमेंट को मिलता है। ठीक है, ये दोनों तरफ को मैनेज करता है। एक तरफ से अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आए हुए डेटा होते हैं, ठीक है, और उनको ना सही स्वरूप दे करके, बहुत बेहतर तरीके से ना सजा करके, समराइज करके, उसमें ना जो अनवांटेड स्पेस है, नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट है, ठीक है, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट करके, और उसको बकायदा सुंदर सा रिपोर्ट या डैशबोर्ड बना करके किसे शेयर किया जाता है? मैनेजमेंट टीम के साथ शेयर करते हैं। और बाकी उस रिपोर्ट का जो मोक्ष है, उसका परिणाम किनके हाथ होता है? वो सीनियर मैनेजमेंट है। उस रिपोर्ट से उन्हें डिसीजन लेना है, उस रिपोर्ट से उन्हें प्लानिंग बनानी है, उस पर फोरकास्टिंग करनी है, बजटिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, जो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो लोग करते हैं। हम लोगों का नैतिक कर्तव्य क्या होता है कि रिपोर्ट्स बना करके सीनियर मैनेजमेंट को सुपुर्द कर देना। अब उस पर डिसीजन लेना, उस पर प्लानिंग करना, उस पर रणनीति बनाना, ये उनका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, मैनेजमेंट तक ना जो इंफॉर्मेशन देने का रस्म है, जो परंपरा है, वो ट्रेडिशन है, वो कौन से लोग तय करते हैं? ये जो एमआईएस वाले बंदे होते हैं, इनके पवित्र हाथों से ही ना उस डेटा का निर्माण होता है। ठीक है, मैं आइए आपको नीचे लेकर के चलता हूं। अब देखिए, इतने देर में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, इस पर जो चर्चाएं की, उसके बिहाफ पर अगर कोई हमें कहे कि एमआईएस की डिफिनीशन क्या होती है, तो सुंदर सा शब्द क्या होंगे? आप अनम्यूट करके बताएं कि एमआईएस की परिभाषा आपसे अगर कोई पूछ रहा हो, एमआईएस के बारे में क्या बोलेंगे? यहां पर एमआईएस के बारे में अगर 2 शब्द हमें लिखने हो, तो वो हमारे अनमोल 2 शब्द क्या होंगे? इतनी बड़ी खामोशी, ये डेटा को खामोशी रिप्रेजेंट नागवार गुजर रही है। prepare the डेटा को prepare the रिप्रेजेंट करना होता है। represent the data. अच्छा, ये बताइए, दोनों में बड़ा विवादास्पद शब्द है। दुनिया में कभी डेटा रिप्रेजेंट नहीं होता है, ये जानते हैं? अगर हमारे पास मान लीजिए कि 10 लाख डेटा आ रहे हैं, तो हम 10 लाख डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर सीनियर मैनेजमेंट के लोग बैठे होंगे, तो हम 10 लाख डेटा उनको दिखाएंगे कि सर ये डेटा है। कभी डेटा रिप्रेजेंट नहीं होता है। क्या रिप्रेजेंट होता है? समरी को हम प्रेजेंट हाँ, करते वही हैं। समरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्ट बोलते हैं। उसी रिपोर्टों का रिपोर्ट जब मिला के बनाते हैं तो क्या बनता है? डैशबोर्ड बनता है। लेकिन कभी भी नहीं कहेंगे कि हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए कि हम रखे गए एमआईएस एनालिस्ट की प्रोफाइल पर हमारे पास 10 लाख 5 लाख डेटा आता है, तो क्या हम अपने बॉस को 10 लाख डेटा भेज देंगे? बोलेंगे लो हमारा काम हो गया। तो उस 10 लाख डेटा से उससे क्या मिला? उसको तो हमें रिपोर्ट बना करके भेजनी है ना, उससे हम लोग डैशबोर्ड बना करके भेजनी है। ठीक है, तो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया कि एमआईएस को स्वर्णिम अक्षरों से परिभाषित करने का अगर सौभाग्य आपको मिलता है, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? बोलने को ना सबको राइट्स इसीलिए दी जाती है कि आपका हेजिटेशन यहाँ टूटे। ये तो अपना घर परिवार है, गलत ही सही कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि आपने परिभाषा गलत बोल दिया, तो क्या मैं आपको काला पानी का सजा दूंगा? क्या मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दूंगा? मैं क्या बिगाड़ लूंगा आपका? कुछ तो नहीं बिगाड़ूंगा ना। आपको तो बोलने की हिम्मत मुझे चाहिए, वही हिम्मत बढ़ानी है। ठीक है, बुलवा नहीं दिया ना, तो मेरा भी नाम नहीं। अभी मैं ना दूसरे जगह से क्लास ले रहा हूँ, इंस्टीट्यूट पर ना आते ही मेरा वाइब और बढ़ जाता है। लेकिन अभी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी ना पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपने पुराने लय में आ जाऊं मैं। बताइए आप लोग। सर, हेलो सर। सर, हाँ बोलिए सर। आप भी अपने घर, हम भी है अपने घर, आगे बात बढ़ाएं। सर, MIS is a platform where we generate different types of ये तो सुने सुनाए बोल दिए। आपके अपने शब्द नहीं है अरुण जी,
उन शब्दों से ना अपनापन की महक नहीं आ रही है, पराये लग रहे हैं वो सब। हेलो, रिप्रेजेंटिंग द मीनिंगफुल डेटा टू द मैनेजमेंट। हाँ बोलिए। सर हेलो। मैंने बोला कि रिप्रेजेंटिंग द मीनिंगफुल डेटा टू द मैनेजमेंट इन द फॉर्म हाँ, ऑफ मीनिंगफुल मैंने रिपोर्ट। समराइज डेटा कर सकते जी हैं। जी जी सर। हाँ, वेरी अभी गुड एक और कोई बोल रहे थे, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो MIS होता है ना, जी उसमें जी। हम डेली वाइज, वीकली वाइज और मंथली वाइज जो भी रिपोर्ट्स होती हैं कंपनी की, वो हम शो करते हैं अपने मैनेजमेंट को। एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम जी। सही। ये इसी तरह का डिफिनेशन देखिए, अरुण जी भी जो बोल रहे थे ना, अरुण जी, वो भी ना बहुत अच्छा डिफिनेशन था। क्या होता है ना उसमें, ये जो कर है कि MIS इज ए प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट different types of report as per मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, यही तो होता है ना। अच्छा, इसमें सबसे महंगा बिकने वाला कीवर्ड कौन सा है? सबसे, अगर इसमें ना ये सारे सेंटेंस में अगर सबसे पॉपुलर कोई कीवर्ड है, सबसे ज्यादा वायरल हुआ कोई शब्द है, तो वो कौन सा है? रिपोर्ट। रिपोर्ट। जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सबसे ताकतवर शब्द है। इस पूरे डिफिनीशन की जो इमारत है, उस इमारत की ये क्या है, बुनियाद है। कौन सा? रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट नहीं इस परिभाषा से हम लोग निकाल दे, तो इस पूरे डिफिनीशन की आत्मा निकल जाएगी। तो चलिए मैं उसी पर जिक्र करता हूं। देखिए, सबसे जानलेवा, सबसे जहरीला और सबसे पावरफुल कीवर्ड को ना हाईलाइट करना ना निहायत जरूरी है। मैं इसको ना एक अलग कलर दे देता हूं, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट विनम्रता के साथ करना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्ट है, ये ना ऐसा नहीं है कि हम आज MIS की डेमो हेलो। क्लास में उपस्थित है तो पहली बार हम लोग रिपोर्ट सुन रहे हैं, नहीं। इससे पहले भी हम लोगों ने ना सैकड़ों बार, थाउजेंडों बार हमने रिपोर्ट कीवर्ड सुनी है। लेकिन अगर हम लोग इस डिपार्टमेंट और रिपोर्टिंग की प्रोफाइल से अलग हट करके, रिपोर्ट जैसे शब्द कहाँ ज्यादा सुनने को मिलता है? हॉस्पिटल में सुनता है ना कि डॉक्टर के पास जब हेलो। बीमार होते हैं और जाते हैं, तो हम अपने शरीर का खुद ही मालिक, ऑनर है। वर्षों से, मान लीजिए कि 38 साल 40 साल मेरी उम्र है, तो इतने सालों से हम इस शरीर को अपने साथ लेके चल रहे हैं। इस शरीर के हम स्वामी है, मालिक है, ठीक है। उसके बावजूद भी हमें अगर कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, और जाकर के डॉक्टर से हम अक्षरशः कहते हैं कि सर ना मुझे ये प्रॉब्लम है, तो क्या हमारी बातों पर 100% वो विश्वास कर लेता है? नरेंद्र सर। रिपोर्ट नहीं करता है ना। इसके लिए नरेंद्र वो क्या करता है जी? सर, ये क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे है ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में है। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ना वो नहीं करता, वो क्या करता है, 4-5 टेस्ट लिख देता है, कहता है ये टेस्ट कराओ, और टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसको साक्षी मान करके, उसकी शपथ लेकर के, और तब क्या करता है, दवाइयां लिखता है। ठीक है, तब ना वो क्या करता है, तब ना वो दवाइयां लिखता है ना। वो रिपोर्ट अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता, अगर जो रिपोर्ट बना रहा है उसने ना जो हमारी बीमारी, मतलब जो जो चीज वॉल्यूम है वो कोई बढ़ा है उसको घटा दिया, और कोई घटा है उसको बढ़ा दिया, और डॉक्टर ने उसी के आलोक में क्या किया, दवाइयां लिखी। और अगर मान लीजिए कि वो उस दवाइयों को उसने गलत लिख दिया, रिपोर्ट अगर गलत है तो उस आधार पर दवाइयां गलत लिख दी गई, और मरीज ने क्या किया, गलत दवाइयां खा ली। तो यहाँ पर ना एक रिपोर्ट का गलत होना क्या हो सकता है, एक आदमी का जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, वैसे ही ना जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट भी हमारे लिए क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, संजीवनी बूटी वाला रोल होता है उनका। ठीक है, अगर रिपोर्ट गलत हो गए तो पूरे डिपार्टमेंट के, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को तहस नहस करने में उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए रिपोर्ट की एक्यूरेसी, रिपोर्ट की टाइमलाइंस और रिपोर्ट की ना जो विश्वसनीयता होती है, वो सबसे चरम पराकाष्ठा मानी जाती है। उस पर ना कोई संशोधन नहीं, कोई समझौता नहीं, और कोई डिबेट नहीं होती है। वो सर्वोच्च है और सर्वोच्च शिखर पे ही रहती है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी सत्यता। ठीक है, तो मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूं कि यहां पर जब हम लोग बात करते हैं किसकी, रिपोर्ट की,
आ रहे हैं ना यहाँ पर? तो ये बताइए, रिपोर्ट को अगर हम लोग दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो एक ताजा तरीन उदाहरण दे रहा हूं। रिपोर्ट क्या होता है? अगर 10 लाख डेटा है, 10 लाख डेटा को 10 लाइनों में दिखाने की अद्भुत कला क्या कहलाती है? रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों की इतने साल की उम्र हो गई, अगर हम अपनी जीवनी लिखें और अपने बारे में पूरी डिस्क्राइब करें तो मान के चलिए ना कि हमें क्या हो जाएगा, कई कई पेज हो जाएंगे, बुक एक छप सकती है। लेकिन जब हम लोग अपना रिज्यूमे या बायोडाटा बनाते हैं, सीवी क्रिएट की जाती है, तो हार्डली क्या होता है, एक पेज या 2 पेज। आजकल बढ़िया रिज्यूमे एक ही पेज में बन जाता है, इतने डिजिटाइजेशन हुए हैं कि एक ही पेज में आप क्या क्या दिखा देते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने 40 साल के, 35 साल के, 30 साल के पूरी अनुभव को हम केवल एक पेज में सिमट दे रहे हैं। वो रिज्यूमे हमारा क्या हुआ, हमारी पूरी जिंदगी के, हमारे पूरे जीवन काल का क्या हुआ, रिपोर्ट का तो हुआ कि नहीं? हम बहुत कम पेजेस में बहुत बड़ी बातें लिख देते हैं। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं और हमारे सामने एक अननोन बंदा बैठा होता है जिसको अपनी जीवन काल में पहली बार हम देख रहे होते हैं और वो भी हमें पहली बार देख रहा होता है, हम दोनों के बीच में जो परिचय, जो आधार बनता है, वो क्या बनता है? सीवी तो बनता है। सीवी के बुनियाद पर ही तो वो हमारी उम्मीदवारी तय करता है। वो देखता है कि इनका अचीवमेंट क्या रहा है, इनका प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है। तो एक एक पेजेस की सीवी हमारी 40 साल की जिंदगी की ना लेखा जोखा तय करती है। ठीक है, तो हमारी सीवी रिपोर्ट भी क्या होते हैं? रिपोर्ट ही होते हैं सीवी। मतलब क्या होता है, जो पूरा रॉ डेटा है ना, उस रॉ डेटा के क्या है, संक्षिप्त रूप, जिसको ब्रीफ कहते हैं, जिसको सारांश कहा जाता है, उर्दू में जिसे मुख्तसर कहा जाता है, वही शब्द क्या कहलाता है? रिपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या कि रिपोर्ट क्या है, कि रिपोर्ट इज समराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। हाँ जी सर। यस सर, यस सर। किसी भी रॉ डेटा का जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। अब मैं यहाँ पर ना बड़ी प्रेम, बड़ी सद्भाव, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आऊंगा किसका, कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। कितने तरह के होते हैं रिपोर्ट? सर अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं, आपका डेट वाइज, ईयर वाइज, ऐसे ऐसे करके। मैं आपको लाऊंगा भी, रिपोर्ट की परिभाषा यहाँ पर दिखाऊंगा भी। ऐसा नहीं है कि हम खाली रिपोर्ट लिख देते हैं, तो रिपोर्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल भी अभी दिखाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट कितने तरह के होते हैं ये तो हम कतई नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के रिपोर्ट होते हैं। एक कोई आंसर थोड़े हुआ, ये तो आंसर नहीं हुआ, ये तो दिल को बहलाने के लिए एक लाइन बोल दी गई, लेकिन इससे तो किसी को उत्तर नहीं मिला ना, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई इस कोई से आंसर से। देखिए मूलतः रिपोर्ट ना, अरुण जी मैं ये कर रहा हूं, आप यहाँ पर हम लोग ये करते हैं ना, रिपोर्ट ना 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? एक होता है हम लोगों का ना रूटीन रिपोर्ट, और दूसरा होता है कौन सा, एडहॉक रिपोर्ट। ठीक है, मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं। अरुण जी ने ये क्लासेस शायद पिछले वाले डेमो में लिया है, तो जो अगर लिया है ना तो थोड़ा सा चुप रहे और लोगों को ना एक्साइटेड बनाने दे। ठीक है, हम लोग आएंगे आप लोगों के पास तुरंत। ठीक है, यहां पर आते हैं ना हम लोग, एक कौन सा होता है ना, रूटीन रिपोर्ट होता है। ठीक है, रूटीन रिपोर्ट मतलब क्या होता है? फिक्स्ड रिपोर्ट, जिसको शेड्यूल्ड रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको ट्रेडिशनल रिपोर्ट भी कही जाती है। यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं ना, इसको ना फिक्स्ड रिपोर्ट भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट होते हैं कि मान लीजिए ना कि पिछले साल ना, पिछले महीने जो रिपोर्ट हमने बनाई थी, उसी डेटा के ऊपर ना हमने अक्टूबर महीने का डेटा डाल के रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो उस पर हमारी कोई कलाएं लगी नहीं। ठीक है, ये तरह का रिपोर्ट कौन कौन सा रिपोर्ट होते हैं? जैसे डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, ठीक है, क्वार्टरली हो गया,
हाफ ईयरली हो गया और यहाँ पर एनुअली हो गया। ठीक है, इस तरह के रिपोर्ट हमारे क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये रूटीन रिपोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्लिक करके और दूसरे पर हम लोग चले आते हैं और यहाँ पर चले आते हैं। ये रिपोर्ट बनाना ना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। ठीक है, ये रिपोर्ट ना इजिली बन जाते हैं, क्योंकि एक वही फावड़ा, वही खेत, वही डेटा, खाली उसका क्या करना है, मंथ का चेंज करके राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देनी है, तो ऐसे रिपोर्ट बन जाते हैं। लेकिन वो रिपोर्ट ना सबसे ज्यादा तर्क संगत और कंपनियों में डिमांड पर होती है, जिस रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहॉक रिपोर्ट। ठीक है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां इंटरव्यू लेने वाली की आंखें हमारे अंदर ना जिस रिपोर्टिंग की स्किल्स ढूंढने की कोशिश करती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडहॉक रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, यहां पर आते हैं ना, और ये एडहॉक रिपोर्ट। ठीक है, मैं 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। रंजन शुक्ला जी म्यूट कर लीजिए। आज नहीं आ रही है सर आपकी। एक कॉल आई थी ना, तो मैं म्यूट पर था। ठीक है, मैं बोल ही नहीं रहा था। देखिए, अब म्यूट कर लीजिए आप लोग। ये राजन जी की आवाज बहुत आ रहा है। देखिए, ये एडहॉक रिपोर्ट ना, एडहॉक रिपोर्ट ऑन डिमांड रिपोर्ट होता है। इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन डिमांड रिपोर्ट। ठीक है, इसमें ना ये कोई फिक्स रिपोर्ट नहीं होता है। ये कभी भी किसी भी टाइम और क्या रिपोर्ट बनाना है ये आपको भी पहले से पता नहीं होता है। ठीक है, ये एडहॉक लेवल पर आती है, टाइम आती है। ठीक है, कि हमें आधा घंटे के टाइम है चाहे 2 घंटे के टाइम है, ये वाला रिपोर्ट हमें बना करके भेज दो। हमारे बॉस के साथ शाम को 3 बजे मीटिंग है। अब आपको ना कुछ भी किंतु परंतु बट लेकिन नहीं लगानी है। आपको 3 बजे उनकी मीटिंग है तो 2:30 बजे तक एनी हाउ किसी भी तरह से वो रिपोर्ट उन्हें बना करके शेयर करनी है। ठीक है, तो अब वो जिंदगी में जीवन काल में कभी भी ना इस तरह का रिपोर्ट आपने बनाया ही नहीं है, और पहली बार ना आप ऐसे रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करनी होती है, एडहॉक लेवल की मतलब नॉलेज की जरूरत पड़ती है। काफी इफिशियंट होना पड़ता है, फंक्शन फॉर्मूले से लेकर के लॉजिकल स्किल्स तक, एनालिटिकल स्किल्स सब में ना हमें प्रांगत होना पड़ता है, तो हम एडहॉक रिपोर्ट के लायक बन जाते हैं। एक यही बहुत बड़ी वजह है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनों में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें एडहॉक रिपोर्ट के ही बंदे के रूप में लेना वो लोग पसंद करते हैं। और ये ट्रेनिंग भी जो हम लोग करने जा रहे हैं ये भी हमें ना एडहॉक रिपोर्ट का ही एक्सपर्ट बनाएगी। उसी चीजों को मद्देनजर रख करके इस पूरी ट्रेनिंग की डिजाइनिंग की गई है, और आप देखेंगे कि आप कितने ना इस चीजों में फ्लेक्सिबल होते चले जाएंगे। किसी से भी कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का डेटा लाओ, उसके साथ न्याय करना
वही इस रिपोर्ट की ना, ये ट्रेनिंग की असली मकसद है, असली उद्देश्य यही है कि हम रिपोर्टिंग के चीते बने, एकदम जबरदस्त ना, कोई किसी भी तरह का डेटा हो उस डेटा के साथ हम न्याय करें, वो डेटा के साथ ना हम लोग आउटपुट जो निकालना है वो कहीं से भी लेकर के हम लोग आए, ये ट्रेनिंग सिखाएगी हमें। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, ऑन डिमांड रिपोर्ट। तो ये क्या होता है, एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, देखिए हम लोग रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि रिपोर्ट की मुंह दिखाई की रस्म भी अदा की जाएगी। हम लोग देखेंगे कि कोई डेटा अगर हमारे पास आता है तो हम किस आधार पर तय करते हैं कि इस डेटा से हम लोग कौन कौन रिपोर्ट बना सकते हैं, कितने रिपोर्ट बना सकते हैं। एक सुंदर सा एग्जांपल के साथ ना इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, और आइए देखते हैं। अभी देखिए यहां पर एक डेटा लाते हैं, ये डेटा देखिएगा। एक डेटा, खाली बस से डेटा देखिए आप, और कुछ नहीं देखना है। ये डेटा है, ऑल्ट ओ सी है। ठीक है, एकदम साफ सुथरा डेटा है, इसमें ना कोई वैसा ना मुश्किल नहीं है। अगर इस डेटा से हमें रिपोर्ट बनानी हो, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे। तो बताइए, हम एक्सेल पर हैं भी, ठीक है, और हम लोग रिपोर्ट की चर्चा भी कर रहे हैं, तो हमें एक ये हमारे लिए लाजमी नहीं बनता है कि हम रिपोर्ट का उदाहरण भी देखें, प्रैक्टिकली देखें। कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी यहाँ पर है तो हम प्रत्यक्ष देख लें कि रिपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पर आएंगे। अब ये बताइए, इस डेटा को अगर आपको हैंड ओवर किया जाए और कहा जाए कि इस पर आप अपने मन से रिपोर्ट बनाइए, तो आपके हिसाब से इस डेटा से टोटल कितने तरह के रिपोर्ट बन सकते हैं? आप अपना मैक्सिमम बताइएगा, फिर मैं अपना मैक्सिमम बताऊंगा आपको। सर 8। 8 तरीके के, जितने हर बुलेट तरह पॉइंट के है रिपोर्ट बन सबका बन सकते हैं। जाएगा। हैं? ये सर बन जाएगा ये रिपोर्ट। ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्ट बनानी पड़ेगी सर, अभी पे कैसे नहीं, पता चलेगा? रिक्वायरमेंट कौन तय करेगा रंजीत जी? अगर रिक्वायरमेंट तय करने वाले भी हम ही हो तो? हाँ नहीं सर तो ये फिर हम नीड सोचना टू पड़ेगा ना मतलब कि नहीं, चीज अगर रिक्वायर हमारा है। बॉस कहता है, एक तो होता है ना कि बॉस कह रहा है कि ये तुम रिपोर्ट हमें दे दो, अगर ये जो कह रहा है वो भी डिसीजन हमें ही लेना हो तो हमें ही डिसीजन लेना है। वो हमें कह दिया कि डेटा है, तुम खुद ही इसे अपने हिसाब से बना लो रिपोर्ट, कि इसे कितने तरह का तुम रिपोर्ट बना सकते हो, और तब मुझे वो रिपोर्ट भेज देना। तब तो अब तो कोई 7 हमसे टाइप का बन जाएगा सर, जितने रिक्वायरमेंट बुलेट। बताने वाला भी नहीं है। जी जी सर, जितने बुलेट पॉइंट है सबका बन जाएगा ना सर? नहीं, सर आप मेरे उसमें को भी ना आंसर बता रहे हैं कि मेरे से कंफर्मेशन ले रहे हैं? नहीं, बता रहा हूँ सर, 7 बन जाएगा। नूरन सर जी 8 बन जाएगा 8। बताइए। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है हाकिम जी साहब। और अ, सर इसमें रिपोर्ट बन जाए। हम्म, इनकी आवाज नेटवर्क का इशू है। देखिए, जो आप बता रहे हैं ना, उसी चीज को बताइए, मैं उसके ऊपर फिर प्लस करूंगा। ठीक है, पहला रिपोर्ट कौन सा बनेगा? एजेंट नेम बनेगा। एजेंट वाइज। नेम, एजेंट नेम। अच्छा, एजेंट वाइज। ठीक है, एजेंट वाइज रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा, दूसरा रिपोर्ट क्या बनेगा? अकाउंट टाइप वाइज। अकाउंट टाइप वाइज। एकदम सिंपल वाला भी देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करके, अच्छा उसके बाद क्या बनेगा? ओपन बाई वाई, है ना?
Customer. कस्टमर वाइज, अच्छा, ईयर वाइज की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या बन सकता है? अभी जो लिखे थे ना हम लोग, ये डेली रिपोर्ट, वीकली भी बन सकती है, वीकली, मंथली, Quarterly, मंथली, और यहाँ पर क्या कर देंगे? quarter. क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। जो क्वार्टरली होगा, एनुअली तो ऊपर लिख दिए हैं ईयर वाइज। जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अमाउंट है उससे क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अमाउंट से परफॉर्मेंस देखी जा सकती है एम्प्लॉय की। मैंने अगर खाली अमाउंट के हिसाब से हमें रिपोर्ट निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? खाली अमाउंट के आधार पर हमें बनाना हो तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? More than or less than. Lowest, less than, greater than. देखिए, नहीं, ये दे सकते हैं ना, टॉप nth अमाउंट, माने हाँ सर, टॉप 10 वैल्यूज, upper टॉप top 10 10। और bottom top 10. हाँ, ये बॉटम, ठीक है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, ये रिपोर्ट कितना है? अगर हम लोग यहीं से मान लेते हैं, यहाँ से इसे आपने बता करके क्या प्रमाणित कर दिया कि कम से कम इस डेटा से कितने रिपोर्ट बनाए जा सकते हैं? 50। मैं दिखाऊं कैसे? ये बताइए, एजेंट वाइज आप क्या दिखाएंगे? नेम दिखाएंगे सर। एजेंट वाइज नेम से आप क्या रिपोर्ट दिखा दिए? आप ये दिखाएंगे ना एजेंट वाइज ना, कि किस एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन करवाए हैं। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे कि नहीं? अब यहाँ देखिएगा कैसे रिपोर्ट ना, आप एक्नॉलेज कीजिएगा जब समझ में आएगा। देखिए, एजेंट वाइज हम निकाल सकते हैं ना कि कौन बंदे ने कितने कितने अकाउंट ओपन कराए हैं, कितने कितने अकाउंट ओपन कराए। तो यहाँ पर क्या लगेगा? काउंट के साथ लगेगा ना। ये सारे रिपोर्ट काउंट के साथ लगा सकते हैं कि नहीं? यहां तक के हाफ ईयरली को भी ले लीजिए। समझ पा रहे हैं? अरे दादा, इतना सोचने की बात है। यहाँ पर ये एजेंट दे दिए और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया। यहाँ पर तो ये दिखा रहा है ना काउंट, कि कौन बंदे ने कितने कितने काउंट किया गया, आया कि नहीं? जी, जी सर। अच्छा, अब Yes, यहाँ पर sir. देखिए, ये एक रिपोर्ट हुआ ना। अच्छा, अब उसके बाद ये दिखा देंगे कि कौन एजेंट ने कितने कितने पैसे का मतलब ये किया, अमाउंट Deposit कराया। किया। अच्छा, किस एजेंट का परफॉर्मेंस कितना हाई रहा, मैक्सिमम ना, उसकी क्या रही लिमिट। यहाँ पर क्लिक करके देखिए उसने कितने मैक्सिमम अमाउंट के अकाउंट ओपन करवाए। इसके बाद यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे क्या क्या उसने सबसे मिनिमम अमाउंट के कितने करवाए। यहाँ पर कराए ना मिनिमम, और उसका एवरेज क्या रहा। यहाँ पर क्लिक करके और राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करके और एवरेज। बताइए F5 हुए कि नहीं? यहाँ पर क्या हुआ? काउंट का यूज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? सम का यूज हुआ। यहाँ पर किसका यूज हुआ? मैक्स का। यहाँ पर किसका हुआ? मिनिमम का। इसके किसका हुआ? एवरेज का। हुआ ना? ये 5 रिपोर्ट बने कि नहीं? Yes, sir. ये एजेंट के हिसाब से बने ना, एजेंट वाइज। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर क्लिक करके और जहां एजेंट है इसी को यहाँ उठा करके यहाँ पर अकाउंट टाइप कर दे। देखिए, ये रिपोर्ट अकाउंट टाइप वाइज नहीं बन गए कि एक अकाउंट, इस सीडी नाम के कितने अकाउंट है, इसके टोटल रेवेन्यू कितना है, मैक्सिमम रेवेन्यू कितना है, मिनिमम रेवेन्यू कितना है और एवरेज कितना है। इसी तरीके से इसको यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर दे दिया। तो देखिए ब्रांच वाइज बन गए कि नहीं, कि किस ब्रांच में कितने बंदे हैं, उनकी टोटल कितनी वो है, बैंडविड्थ कितनी है, कितनी टोटल सेल्स है, मैक्सिमम सेल्स, मिनिमम सेल्स, एवरेज। ये रिपोर्ट बन रहा है कि नहीं? बना है सर. जी सर. अच्छा, जब यहाँ पर हम लोग आएंगे, यही तो चर्चा इधर कर रहे हैं। यहाँ पर
तो देखिए यहाँ पर काउंट कर दिए ना, यहाँ पर क्या दे दिए सम, यहाँ पर क्या दे दिया गया मैक्स, यहाँ पर क्या दे दिया गया मिनिमम, यहाँ पर क्या कर दिया गया एवरेज, और इस सब में वाई दे दिया गया। ये वाला रिपोर्ट बना सकते हैं ना, ये वाला यहाँ पर रिपोर्ट करके यहाँ पर बना सकते हैं ना। ये टोटल सेलेक्ट किए तो कितना हो गया 55 रिपोर्ट। आप लोग तो साथ ही बता रहे थे। अभी और भी रिपोर्ट बनेंगे, अभी आप अपने ऊपर प्रेशर मत डालिएगा। देखिए इसको हटा दिए ना, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, ये दे दिए एक अकाउंट टाइप में ब्रांच वाइज कैसे कैसे रिपोर्ट बने। देखिए उसी डेटा से रिपोर्ट बन रहा है ना, बना है कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो उससे ना कम से कम ना बहुत सारे रिपोर्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मजा क्या होगा, क्या नाम ब्लॉक हुई ना। ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट का एक एग्जांपल देखे कि नहीं, अभी हम लोग बनाएंगे बाद में, सीखेंगे बाद में। खाली अभी हम लोगों ने क्या किया, एक झलक देखने की कोशिश की। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा कि हम लोग का आगे का सफर कैसा होना है। जी अभी तो एकदम वो तो क्या कहते हैं ना, अब तक जितना देख चुके हो वो तो महज तमाशा है। आगे आगे देखते चले दरिया दिल सौदागर का। अभी तो आगे बहुत चीजें देखनी है, अभी तो बस इंट्रोडक्शन है, अभी तो परिचय मात्र अपना है। तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं। देखिए हम लोगों ने रिपोर्ट के एग्जाम्पल भी देख लिए, रिपोर्ट्स के टाइप भी दिख लिए, और रिपोर्ट्स का डिफिनीशन भी हम लोग समझ गए। लेकिन एक चीज जो हमें बेसब्री से ना अपने तरफ खींचने की अथाह कोशिश कर रही है, वो क्या है, बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्ट, एडवांटेज ऑफ रिपोर्ट। जब तक ना हम किसी चीज के बेनिफिट्स नहीं समझ आते हैं, एडवांटेज नहीं समझ आते हैं ना, तब तक ना जो क्वेश्चन पूछने वाली हमारी आत्मा है उसको तृप्ति नहीं मिलती है। तो आइए अब इस क्वेरी पर चलते हैं और देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट से क्या फायदा होता है, जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ लोग अभी भी ऐसे बोलने में कतरा रहे ना, लग रहा है उनके एक एक शब्द से ना जीएसटी लगेगी, इस तरह से बोलने में। अरे बोलने में क्यों गरीब, बचनम किम दरिद्रम, बोलने में दरिद्रता क्यों, बोले एकदम मस्त। कहते हैं ना कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है। ठीक है, तपने दे दिल को, तपने से ज्यादा तस्कीन होती है। तो कुछ ऐसी लाइनें हैं, ठीक है, कि चुप रहने से ना दर्द और बढ़ता है। आपको बोलना भी है तो कैसे बोलिए, अपने शब्दों को इतना सुंदरतम तरीके से सजा करके किसी के सामने बोलिए कि कहते हैं ना कि जिक्र गम करो कुछ इस तरह अल्फाजों में ढाल के कि सुनने वाला रख दे सामने कलेजा निकाल के। ऐसे शब्द नहीं चाहिए कि आप मैनेजर को बोले ना, इतने तौप करके बोले ना कि सर तबीयत खराब है, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो आपकी शब्दों की इतनी ताकत होनी चाहिए ना, वो कहेगा बेटा तू 3 दिन के ले ले। ठीक है, और नहीं तो इस तरह से ना मरासन अवस्था में ना बोले कि जेन्युइन बीमारी भी ना उसे हमारा बहाना ही लगे। ठीक है, तो शब्दों का जादूगर होना, एक ही जीवन तो भगवान ने दिया है, उसी में सारे खेल खेलने हैं। सब लोगों के बीच में जहां पर आप बैठ रहे हैं, चाहे जहां से आप उठ करके जा रहे हैं, तो आपकी कमी महसूस होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ वही रहता है तो यहाँ लोगों के बीच रौनकें रहती है, उसके जाते ही सब कुछ सुना सुना हो जाता है। तो ये कला लानी पड़ेगी, इसी जीवन में ये भी जीवन जीना है। सबको 24 घंटा दिया है उन्होंने, उसी 24 घंटे में ना कोई देखते हैं जाकर के ना, हम लोग गांव से आते हैं दिल्ली तो हमें नौकरी नहीं मिलती है, और कोई उसी गांव से उसी से जाकर के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। तो तय करना पड़ता है कि आदमी उठ करके कहां से कहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, हमें एक बढ़िया जॉब नहीं मिलती है, और लोग दुनिया के सर्वोच्च देशों के प्रधानमंत्री तक के सफर तय करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पहले इस वाले पार्ट पर क्लिक करके। अच्छा, रिपोर्ट का ना पहला फायदा क्या होता है, सबसे पहला एडवांटेज एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रीव्यू से देखना चाहे तो क्या होगा, सबसे पहला बेनिफिट्स। easy to understand.
टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा। नहीं हरजीत जी, आप जो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसी हाँ। बातें हम सामने वाले को कैसे समझाएंगे? ठीक है। आप ये तो सोचिए ना कि आप कोई, यहाँ पर हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं ना, तो पॉइंट की हाँ। ट्रांसपेरेंसी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए कि कोई एक बार पढ़े ना तो क्या हो जाए, पूरी लगे कि एकदम जीवन चित्रण है सारी चीजों का। तो जो आप बोल रहे हैं उसी को एक लाइनर में कैसे बनाएंगे? गोल अचीवमेंट लिख सकते हैं सर। हम्म, टाइम सेविंग हेल्प इन अचीविंग द गोल। सर मैनेजमेंट को कुछ ऐसे decision लेने लिखेंगे में ना helpful यहाँ होता पर है। यूजफुल, हाँ यूजफुल हम्म। फॉर ये परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे वो बोल रहे हैं यूजफुल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, होता है ना? प्लानिंग मेकिंग भी। यहाँ पर क्या करते हैं ना, यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। एंड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग। यहाँ पर लिखते हैं ना यूजफुल फॉर बिजनेस एनालिसिस के लिए भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग के किस लिए होता है यूजफुल फॉर, किसके लिए? बजटिंग एंड कंट्रोलिंग। डिस्क्लोज Employee performance yearly, monthly, sir. हाँ ऊपर Employee लिख दिया जो यूजफुल फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसमें सब कवर हो जाएंगे। और बताइए ऐसे, और बहुत सारी बिंदुओं पर चल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि डिस्क्लोज डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएगा सर। हाँ ऊपर disclose डिसीजन मेकिंग लिख दिया, सेकेंड नंबर जो अच्छा। पॉइंट है ना उस पर लिख दिया कि ठीक यूजफुल है। फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन अनक्लोज इंफॉर्मेशन या अनक्लोज डेटा। हाँ वो है, वो परफॉर्मेंस में और बिजनेस एनालिसिस में आ गया। ठीक है। एक होता है ना कंपैरिजन में भी काम आता है। मान लीजिए कि एक ही कंपनी के 4 ब्रांच है तो कंपेयर करा सकते हैं। एक ही कंपनी में 5 डिपार्टमेंट है, चाहे ना उसी कंपनी का पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस, इस साल का क्वार्टर का परफॉर्मेंस, ये सब भी होता है। तो यहाँ पर लिखता है ना यूजफुल फॉर कंपेरेटिव। रिपोर्टिंग के लिए। और बताइए। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। ऊपर लिख दिया फोरकास्टिंग। Sir, useful for future strategies. उसी को तो फोरकास्टिंग बोलते हैं। जी, जो जी। प्रिडिक्टिव एनालिसिस होती है ना, उसी का ना एक सिंगल वर्ड है, कौन सा? फोरकास्टिंग। ठीक है सर, सॉरी। इसके लिए भी होता है कि यहाँ पर यूजफुल। फर्स्ट पॉइंट आपने जो लिखा परफॉर्मेंस एनालाइज वाला, उसमें फिर ये भी इंक्लूड हो सकता है कि जिसकी एम्प्लॉय को प्रमोट करना, उसको डिसीजन के लिए लेने के लिए। हाँ हाँ, अरे तो वो तो परफॉर्मेंस के अनुसार ही तो हम लोग प्रमोट परफॉर्मेंस करते हैं प्रियंका एनालिसिस में जी। ही आ जाएगी वो तो। हाँ उसी में आ जाए। ये यूजफुल फॉर ना, यहाँ पर क्या होता है ना कि ये वर्क फोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना यूजफुल फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब कामों के लिए होता है। यहाँ पर क्लिक करके लिखता है ना यूजफुल फॉर, और बताइए। एम्प्लॉय टाइम परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट सर। टाइम, वही टाइम लाइन से एक्यूरेसी को भी मेंटेन करने में काम आता है। यूजफुल फॉर रियल टाइम एनालिसिस आता है ना। जी और सर। बताइए, 10 तक पर ही छोड़ देते हैं, लिखेंगे तो बहुत सारा लिखा जा सकता है, जितना ना लिख सकते हैं एम्प्लॉय देखिए। परफॉर्मेंस। नहीं, जब परफॉर्मेंस शब्द जोड़ दिए ना तो उसमें हरजीत जी ना डिपार्टमेंट का भी परफॉर्मेंस आ गया, एम्प्लॉय का भी परफॉर्मेंस आ गया, कंपनी का भी परफॉर्मेंस आ गया, प्रोडक्ट का भी परफॉर्मेंस आ गया, सब कुछ आ गया। सर टारगेट सेटिंग के लिए भी तो यूज होगा, यूजफुल फॉर टारगेट सेटिंग। हाँ ये ऐसे लिख सकते हैं ना, यूजफुल फॉर टारगेट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट। ठीक है, हो जाएगा ना ऐसा? जी ठीक जी, है। ये हो सकता तो ये देखिए, ऐसा नहीं है ना कि पहले से प्री डिफाइंड है कुछ भी। ठीक है,
हम लोगों ने ना यहीं पर सोच सोच करके लिखा है और बनाया है। तो ये क्या होता है ना, इन्हीं कामों के लिए ना हमें रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिपोर्ट अपना कौन से काम में आते हैं, इसी रोल में आते हैं। अच्छा, अब आते हैं ना यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट की बात करेंगे, और भी चर्चे चलते हैं रिपोर्टिंग के प्रोफाइलों पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब किसी डिपार्टमेंट में ना हमें हायर किया जाता है और हम लोग ना वहां पर हमारी जॉब की प्रोफाइल की शुरुआत होती है, तो ऐसा नहीं है कि वहां के रास्ते सब हमारे लिए आसान होते हैं। हमें ना कई बार कोऑर्डिनेशन भी करनी पड़ती है। जो हमें डेटा मिलता है, जरूरी नहीं है कि वो डंप से, चाहे पोर्टल से हम लोग निकाल ले, चाहे डेटाबेस से ना क्वेरी चला करके निकाल ले। कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग लोकेशनों से हमें डेटा मंगवानी होती है। ठीक है, मतलब हमें कुल मिला करके ना रिपोर्टिंग एनालिस्ट की प्रोफाइल में अगर हम लोग जॉब ढूंढने जा रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, बात करने में भी तार्किक होनी चाहिए, विनम्रता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को ना प्रेजेंटेबल भी रहना पड़ता है। इसीलिए कि हमें ना मैनेजमेंट के साथ ना हमारा उठना बैठना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जो रिपोर्ट बनाएंगे वो तो अपने के बराबर लोगों को तो दिखाएंगे नहीं। हम तो रिपोर्ट हमेशा टॉप मैनेजमेंट के लोगों के लिए ही बनाएंगे। ठीक है, उनकी केबिन में आना, उनके साथ बातें करने की शैली सीखना, किस तरीके से ना अपने रिक्वायरमेंट को सीनियर मैनेजमेंट के सामने बताना, क्वेरी को बड़ी अदब के साथ पूछ लेना, ये सारी कलाओं में ना प्रांगत होना पड़ता है। यही वजह होती है कि रिपोर्टिंग के प्रोफाइल में अगर हम लोग होते हैं तो बहुत जल्दी ना हमें मैनेजमेंट में ना मूव होने का चांस मिल जाता है, क्योंकि वो गुण ना धीरे धीरे हमारे अंदर निहित होने लगती है। आप खुद भी देखिएगा, जब भी ना आप रिपोर्ट्स बनाएंगे तो कम से कम मिनिमम लेवल पर भी ना आपकी बात होगी तो आपके बॉस से होगी, आपके अपने कलीग से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, और अपने बराबर के लोगों से तो बात ही नहीं करेंगे। जब बात करेंगे तो टॉप लेवल के लोगों से बात करेंगे, और इवन ना उनकी मीटिंगों में भी जाने का सौभाग्य मिलता है। हो सकता है कि कोई रिपोर्ट हो, कोई डैशबोर्ड हो, जिसको आपके बॉस को डर हो कि वहां ले जाऊंगा तो कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो अपने साथ ना एक सारथी के रूप में, ठीक है, आपको लेकर के जाएंगे, और ना वहां पर बैठ करके सुन करके बहुत सारे ना उनकी बातों को ना आपको सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप मैनेजमेंट की मीटिंगों में जाएं तो कोई बात सुने तो आकर के अपने कॉलीग में चारों ओर फैला दे, अरे यार वहां तो ये बोल रहा था। नहीं, ये चीज शोभा नहीं देती है। आप में गंभीरता जरूर होनी चाहिए, और आप में विश्वसनीय भी होनी चाहिए कि आप टॉप मैनेजमेंट की कोई बात सुन रहे हैं तो नीचे आकर के नहीं बता रहे हैं, नहीं तो अगली बार से आपको ना उस मीटिंग में जाने का परमिशन ही नहीं मिलेगा, कहेगा कि जाकर के सब फैला देता है। ठीक है, तो कई बातें होती है ना, जब मैनेजमेंट में आप जाते हैं तो कई बात आप सुनते हैं, लेकिन सुन करके भी इग्नोर मारना पड़ता है कि नहीं मैंने सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है यार, मैं तो जाता हूँ केवल अपने काम से रहता है, वो लोग क्या बात करते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह के डिप्लोमेटिक आंसर दे करके आप हर तरफ बच सकते हैं। मैं ये इसलिए बीच में बता रहा था कि ना रिपोर्ट्स में कई बार क्या होंगे कि जब हमारा जहां हायरिंग हो रही है और जिससे हम लोग को डाउनलोड लेना है डेटा, पता चले कि वो बंदा क्या है, बताने की नहीं चाह रहा है, वो ना पहले ही से खार खाए बैठा है। हो सकता है उसको पिछले 2-3 साल से अप्रेजल ना हुआ हो या प्रमोशन ना हुआ हो, तो पहले ही कंपनी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है, और उसी पवित्र मौके पर हमारा पावन वहां आगमन होता है। अब बताइए, उस तरह के बंदे से हमें डाउनलोड लेनी है तो हमें कैसे बनना पड़ेगा, किस तरीके से उसकी नॉलेज हमें निकलवानी पड़ेगी। ठीक है, ये एक बहुत टेढ़ी खीर होती है, और ये सीखना बहुत, इसके लिए जरूरी है क्या कि हम लोगों के बीच रहे, बातचीत करने की कला कौशल में प्रांगत हो। ठीक है, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहे, मुंह बना करके रहे हमेशा, तो फिर इसे काम नहीं चलेगा, फिर आपको तो मुखर होना ही पड़ेगा, एक प्रवक्ता की तरह ना अपना रोल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी को बीच में बताते हुए फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये मैं आपको बताने की बहुत ही छोटे लेवल पर कोशिश करता हूं कि एक एक्सलेंट रिपोर्टिंग एनालिस्ट बनने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से गुण निहित होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या लिखते हैं, क्राइटेरिया फॉर एक्सलेंट रिपोर्टिंग एनालिस्ट क्या होनी चाहिए। एक्सलेंट रिपोर्टिंग एनालिस्ट के लिए सबसे पहले आपके अंदर क्या कला होनी चाहिए। टाइमलाइन, विद इन टाइमलाइन हमको रिपोर्ट जो भी है डिलीवर कर देनी चाहिए। डिसिप्लिन्ड होना चाहिए सर, डिसिप्लिन्ड।
सर गुड रिपोर्ट के बारे में कम्युनिकेशन क्लियर स्किल मालूम होना चाहिए क्या करना है। ठीक है, तो हमारा वहां पर पहला रोल क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द डेटा रिपोर्ट एनालिसिस सर फ्रॉम द मैनेजमेंट। अच्छा, पहले डेटे पर समझेंगे, डेटा से पहले भी तो समझना जरूरी है ना। इसमें इतने सारे लोग हैं, बताइए जब हम लोग किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्या होता है वहां पर? प्रोडक्शन फोकस करना चाहिए। इंटरव्यू होता है। इंडक्शन होता है ना इंडक्शन। कंपनियां इंडक्शन कराती है, किस लिए कराती है? कल्चर समझाने के लिए, वर्क कल्चर क्या है यहाँ पे, एनवायरनमेंट कैसा है, सब चीज़ों के लिए। खाली यही? सर बायो वगैरह के लिए बहुत सारी करवाती चीजें है। होती है सर, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती है, ओवरव्यू कंपनी के क्या है और कंपनी के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में। हाँ, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, किस तरह के लाइन ऑफ बिजनेस में कंपनी डील करती है, हम उनके कौन कौन से क्लाइंट है, उनके क्या क्या फैसिलिटी है। ठीक है, कल्चर एथिक्स के ऐसी बारे में बात है, वर्क कल्चर ना नहीं समझाएंगे, क्योंकि वर्क कल्चर ना हर जगह बहुत बढ़िया थोड़ा होता है। वर्क कल्चर कंपनियां इंडक्शन में क्यों बुलाती है? इसलिए बुलाती है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो हो सकता है आपके पास इस कंपनी के अलावा भी कोई और ऑफर लेटर भी हो। ठीक है, अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई और ऑफर लेटर है, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके अलावा अगर आपके पास ऑफर लेटर है और गए और आपको ना इंडक्शन में नहीं बुलाया गया, आप फ्लोर पर चले गए और फ्लोर पर तो ना जहर भरे हुए बंदे पड़े रहते हैं, पहले ही दिन ना उन लोगों ने वहां के बारे में सारी निगेटिविटी आपके दिमाग में भर दी। आप अगले दिन जब अपने घर जाएंगे और जब ना तैयार होकर के अगले दिन ऑफिस के लिए अपना पैर उठाने की कोशिश करेंगे ना, तो उनकी सारी निगेटिव बातें याद आएगी। फिर आप किधर आकर्षित होंगे? दूसरे कंपनी के ऑफर लेटर पर, कि यहाँ तो साला यही ड्रामा है, कहीं और चलते हैं। तो एक मैनेजमेंट की ये प्रयास होता है कि बंदों को ना सबसे पहले क्या किया जाए, पॉजिटिव बाइट्स दी जाए। ठीक है, तो देखिएगा, अब कोई भी इंडक्शन होता है, आप लोग भी बहुत सारी कंपनियों में जॉब करते होंगे, तो इंडक्शन में कभी भी कंपनी की बुराई नहीं की जाती है। कभी की जाती है? कभी भी नहीं, हमेशा पॉजिटिव चीज दिखाई जाती है। वहां पर वही चीज, इवन ना लंच वंच भी देते हैं, ठीक है, खिलाते भी है, पूरा लगता है ना कि मतलब जैसे नहीं ससुराल में दामादों की इज्जत होती है, वैसे ही ना कंपनियों में इंडक्शन के टाइम पर हम लोग की भी इज्जत होती है। ठीक है, एकदम पूरा रिस्पेक्ट के साथ। ये क्वेश्चन पूछिए, 4 आंसर देने वाले कूद के आ जाते हैं, ये है, कोई प्रॉब्लम है आपको, ऐसे है। इसीलिए कि तब तक 3, 4, 5 दिन, हफ्ते दिन जो भी है इंडक्शन, तब तक ना आप कंपनी के ना सबसे पॉजिटिव पार्ट को देखते हैं। अब आप पॉजिटिव पार्ट को देखने के बाद ना जब आप फ्लोर पर जाएंगे ना, तो कोई निगेटिविटी फैलाएगा भी तो भी ना उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले ना वहां का स्ट्रेंथ आप जान चुके हैं। कंपनी का टोटल मतलब जो टर्नओवर से लेकर के क्या मार्केट में इसकी पोजीशन है, कितने ब्रांचेज है, कितने अच्छे अच्छे क्लाइंट है इसके, ये सब कुछ आप जान चुके होते हैं। और आप जानते हैं कि फ्लोरों पर ना हर जगह एक परिवार में लोग दुखी रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन बड़ी बात हुई, कोई दुखी है, कोई सुखी है, सब तरह के रोल के लोग होते हैं। ठीक है, तो उनका जहर ज्यादा काम नहीं करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको जहर ही दिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो इंडक्शन में सीखते हैं वो हम कंपनी के बारे में कौन सी नॉलेज लेते हैं? डोमेन नॉलेज। ठीक है, डोमेन नॉलेज मैं यहां पर देता हूं। डोमेन नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इससे पहले किसी बीपीओ कंपनी में जॉब करते थे और अब ना हम लोग कोई टेलीकॉम की कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीपीओ से टेलीकॉम के बीच में आ रहे हैं, तो दोनों कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस में डिफरेंट है कि नहीं? अब जो बीपीओ में रिपोर्ट बनते थे, जाहिर सी बात है कि वैसे रिपोर्ट टेलीकॉम में नहीं बनेंगे, कुछ अलग तरह के रिपोर्ट बनेंगे। ठीक है, तो एक डोमेन नॉलेज होता है और दूसरा ना क्या होता है, डोमेन नॉलेज चाहिए हमें ना अपनी माइंड, अपनी मन मस्तिष्क को उस तरह से बदल करके रखना पड़ेगा कि अगर हमें पता लगे ना कि इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस ये है, तो हमें उसी तरह से बनना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पिछली कंपनियों को कॉपी पेस्ट वाले चीजों को ना इधर भी ला दें। ठीक है, मैं दूसरे वाले पोजीशन पर बताना चाहूंगा कि ये बताइए कि ना
दूसरी क्या चीज होती है? डोमेन नॉलेज हम लोग जान गए कंपनी क्या है, कंपनी का क्या नेचर है, किस तरह का यहाँ पर डेटा मिलते हैं, कैसे ये होता है, ये जान गए। इसके बाद सेकेंड वाली लाइन क्या होती है? सर ये HR पॉलिसीज, जिसमें कि आप प्रमोशन क्राइटेरिया और वो अरे सब। वो तो डोमेन नॉलेज में आ गया हरजीत जी, वो ले लिए हम लोग डोमेन नॉलेज में, सब कुछ जान लिए वो। अब फ्लोर पर आ गए, अब आ गए अपने खेतों में काम करने, दिहाड़ी मनरेगा के मजदूरों की तरह। वहां पर हम क्या ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेशन से रिलेटेड सर, कोऑर्डिनेशन वो भी डोमेन में आ जाएगा सर। कोऑर्डिनेशन नहीं, ये सब चीज के पहले आपको, हम तो कोऑर्डिनेशन वगैरह तो सब करेंगे ही, वो तो रहेगा ही। हमें क्या करना है कि जब हमें रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, हमें डैशबोर्ड बनानी, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि नहीं, कि एग्जैक्ट हमें करना क्या है। यस। अच्छा, तीसरा वाला पॉइंट क्या होता है? अच्छा, हमें एग्जैक्ट नॉलेज मिल गया, हमारे बॉस ने बता दिया कि आपको ये काम करना है, और एक तरफ हमारे पास क्या है? डेटा है। मान लीजिए कि डेटा हमारे पास है, और एक तरफ हमारे पास क्या है कि रिक्वायरमेंट भी हमें भली भांति पता है। तो डेटा और रिक्वायरमेंट दोनों के बीच में हम लोगों के कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? यही स्किल्स मार्केट में सबसे महंगी बिकती है। जब डॉक्टर के पास सारे रिपोर्ट आ गए, मान लीजिए डॉक्टर ने सारे जो भी टेस्ट कराए तो रिपोर्ट आ गए, एनालिसिस सर, एनालिटिकल स्किल्स, सही बोल रहे हैं अरविंद जी। ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स, हमने एनालिसिस कर लिया, हमने एनालिसिस कर दिया कि इस डेटा को इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट बना सकते हैं, इस तरह से आउटपुट ला सकते हैं। लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये चीज क्या है? वर्चुअल है, हम अपने दिमाग में एनालिसिस कर रहे हैं। उसको जमीन पर, धरातल पर, कैनवास पर उतारने के लिए हमें एक और स्किल्स की जरूरत होती है, और वो स्किल्स कौन सा होता है? एमआईएस एक्सेल। अब उसी को रिपोर्टिंग स्किल्स बोलते हैं ना। हुआ कि नहीं? तब ये तो जब हमने एनालिसिस किया, उसी से हम क्या बनाएंगे? पाइवट बनाएंगे, उसी से हम लोग चार्ट बनाएंगे, उसी से हम ग्राफ्स बनाएंगे, उसी से हम लोग रिपोर्ट्स बनाएंगे, उसी से हम डैशबोर्ड बनाएंगे कि नहीं? वही तो कोई दुनिया में देखेगा। हम एनालिसिस अपने दिमाग में जो सोच रहे हैं, वो हमारा बॉस लॉस वेगास में, यूएसए में बैठा है, उसको क्या पता कि हम क्या सोच रहे हैं? उसके लिए जो हमारी सोच है वो धरातल पर उतरनी चाहिए कि नहीं? वही तो रिपोर्ट उसे भेजेंगे कि देखो ये है डेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होनी चाहिए? रिपोर्टिंग स्किल्स होनी चाहिए ना। अच्छा, अब पांचवा पर, अब हमने रिपोर्ट बना भी दिया, खूब अच्छा से रिपोर्ट बना दिया, अब हमें अपने बॉस को समझाना है, तो अब कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? प्रेजेंटेशन स्किल सर। प्रेजेंटेशन से स्किल्स। अरे ये तो कॉमन चीज है, आप लोग बोल क्या नहीं रहे? अच्छा, मान लीजिए कि हमारा बॉस ना हमारे सामने नहीं है, वो कहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, और हमें ना वो रिपोर्ट अपनी भेजनी है, क्लाइंट को चाहे सबको भेजनी है, और हमें अपने ना, हम उससे क्या करना चाहते हैं? हम मेल पर लिख करके भेजना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट ये ऐसे ऐसे बनाए है। तो अब ना प्रेजेंटेशन स्किल्स के अलावा हमारे पास क्या होनी चाहिए? राइटिंग स्किल। ईमेल राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए ना? यस जी सर। यस सर। ठीक है, ईमेल राइटिंग स्किल्स ये होनी चाहिए ना। ये मेन होता है, बस इतने ही तक तो रिपोर्ट बनते हैं। हम मेल कर दिए, हम वर्बल समझा दिए, ठीक है। उसके बाद ना हम लोगों को एक ये भी होता है कि जो रिपोर्ट बनाए हैं ना, उस रिपोर्ट को भी ना हम सजा करके रखे। ऐसा ना रखे कि हम रिपोर्ट जहां मन किया बनाए भेज दिए, फिर कल के डेट में हमसे मांगा जा रहा है, तो हम उस रिपोर्ट को ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह। संजोग बनाइए कि हम बॉस के साथ ही बैठे हैं, और बॉस बगल में बैठा है, कहते हैं ये वाला रिपोर्ट भाई फटाफट निकाल तो, और हम पागलों की तरह ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और वो स्किल्स कौन सी होती है? विजुअलाइजेशन नहीं, वो विजुअलाइजेशन वगैरह सब तो, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट स्किल्स। हाँ
देखते रहिए, जो सामान जिस तरीके से रखा जाता है उतने ही, जितने ना बेकार तरीके से आप रख देंगे तो ढूंढने में उतनी ही मुश्किल होती है। ठीक है, और सजा करके रखी जाती है तो इजीली ढूंढ ली जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम ईयर दे दिए, मंथ दे दिए, उसके बाद डेट दे करके, रिपोर्ट का नाम दे करके, सजा करके एकदम सीक्वेंस वाइज रिपोर्ट बनाएंगे तो कभी कोई पूछेगा तो फटाक 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 निकाल देंगे कि नहीं, और कहीं के कहीं रखे रहेंगे। जैसे घरों में जाते हैं तो कपड़े निकाल के कहीं रख देते हैं। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है कहीं रख दिया गया, और जब जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन घर में बवाल होता है, यहाँ नहीं मिल रहा, वहां नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर वही सजा करके रखी जाएगी तो ढूंढते समय में भी आसानी होगी। ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल सही। ये जो हम लोगों ने बताया वो किसकी चर्चा की? रिपोर्ट की। ठीक है, इसके आगे ना अब रिपोर्टों का भी रिपोर्ट बनाया जाता है। जैसे बहुत सारे रिपोर्ट को ना हम लोग क्या करते हैं, बना करके महा रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे बहुत सारी नदियां जब एक जगह इकट्ठा होती है तो उन नदियों से मिलके क्या बनता है? महासागर बनता है। उसी तरह से ना बहुत सारे रिपोर्टों को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इस वाले में ना अगर सबकी चर्चा किया जाए और डैशबोर्ड की चर्चा न किया जाए तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। तो यहां पर आते हैं हम लोग किस पर? डैशबोर्ड की। देखिए, डैशबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ना जहां पर अगर खड़े होकर के आप ना देखते हैं ना तो आपको पूरा क्षेत्र दिखाई देता है। हर तरह के एनालिटिकल चीजें ना प्रॉपर दिखाई देती है। मतलब अगर हम डैशबोर्ड देख रहे हैं तो कहा जाता है ना कि डैशबोर्ड की ताकत इतनी लाजवाब होती है कि ना अगर हमारी डैशबोर्ड बनाने की कला में ताकत है, ठीक है, तो हम ना अपने बॉस को ना अपने रॉ डेटा को ना देखने दें। अपनी डैशबोर्ड इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाए, इतनी क्लैरिटी के साथ बनाए ना कि हमारे बॉस को रिपोर्ट देखने, मतलब रॉ डेटा देखने की नौबत ना आए। ठीक है, अब कोई देखते है ना कि डैशबोर्ड बना रहे हैं, उसके बाद उसको नहीं समझ में आता तो कहता है कि भाई दिखा ना वो रॉ डेटा कहाँ है। कैसे? जैसे घर में खूब सुंदर और खूब स्वादिष्ट व्यंजन बना हुआ है, उसके बावजूद भी खाने के टेबल पर कहा जाता है कि थोड़ा अचार हो तो लाओ। तो इसका मतलब अचार क्या कर रहा है कि जितने सुंदर और स्वादिष्ट खाने बनाए उनके मुंह पे थप्पड़ मारता है अचार का मांगना। वैसे ही ना खूब अच्छा हमने डैशबोर्ड बना दिया, उसके बाद वो कहता है ना कि रॉ डेटा थोड़ा दिखा। तो इसका मतलब ना हमारा डैशबोर्ड उसके समझ में नहीं आ रहा है, चाहे हमारा डैशबोर्ड ना उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो रॉ डेटा देखने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है। तो हमारे डेटा के, हमारे डैशबोर्ड में इतनी आकर्षण होनी चाहिए, इतनी सम्मोहन होनी चाहिए कि वो वहीं पर बांध करके उसे रखे, उसे ना रॉ डेटा के तरफ जाने ना दे। अगर रॉ डेटा जा करके देख लिया तो इसका मतलब तो डैशबोर्ड का अपमाने हुआ ना। ठीक है, तो इसको ना हम लोग जैसे समराइजेशन ऑफ डेटा क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। वैसे ही ना समराइजेशन ऑफ रिपोर्ट क्या कहलाता है? डैशबोर्ड कहलाता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मुझे ऐसा लगता है ना कि इतने सारे बैच में बंदों में केवल 2-4 लोग ही ना सब लोगों के लिए यस सर और हाँ कहने की ना जिम्मेवारी उठाए हुए हैं। यही लोगों की जिम्मेवारी है। आप लोग क्या किस दिन काम आएंगे? इतनी खामोशी ना जहर है। इतना ना बोलिए, मैं आपके बड़े भाई के जैसा हूं। अगर यहाँ बोलना नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे? देखिए, मेरी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी मेरी परफॉर्मेंस देखिए। अगर मैं स्वस्थ होता तो बताइए मैं क्या करता, तब कैसे मैं होता? ठीक है, नहीं मैं इसके साथ ना कवि भी हूँ, पोएट भी हूँ, शायर भी हूँ। मेरी किताब भी पब्लिश हुई है, वक्त के परिंदे, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अमेजोन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी मेरी किताब आ भी रही है भोजपुरी की, अपना एक वो आ रही है। तो ना मैं ना मतलब मेरे को ना कम लोगों के बीच में कविता सुनाना अच्छा लगता है और ना कम लोगों के बीच में पढ़ना अच्छा लगता है। दोनों जगह ना मुझे माइक की जरूरत नहीं रहती है। मेरी मतलब आवाज ही माइक के बराबर है। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल में ना हम लोग यहाँ पर कौन से देते हैं, यहाँ पर आते हैं ना जैसे केपीआई का डैशबोर्ड होता है ना, जैसे आरसीए का डैशबोर्ड होता है। आरसीए मतलब जानते हैं?
रूट कॉजेज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस। बीआई का डैशबोर्ड होता है, जैसे यहाँ पर सेल्स का डैशबोर्ड होता है, यहाँ पर एचआर का डैशबोर्ड, इस तरह का डैशबोर्ड, बहुत सारा डैशबोर्ड हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अभी तक जितनी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में जाना है, MIS के बारे में जाना है, एक और शब्द ना यहाँ पर ना हम लोगों का ना बड़ी बेसब्री से, बड़ी तड़प के साथ इंतजार कर रहा है, और वो है कौन सा? एनालिटिक्स। सर ये KPI क्या होता है, एक बार की elaborate परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके। की परफॉर्मेंस, जैसे ना किसी कंपनी में क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस देखना हो, आपके बॉस का परफॉर्मेंस देखना हो, आपके डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस देखना हो, आप जो प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं उस प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस देखना हो, ठीक है, चाहे आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस देखना हो, चाहे आपके ना जो डोमेन है, जिस तरह के ना जॉब प्रोफाइलों में उसका परफॉर्मेंस देखना हो, जितने भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड ना रिपोर्ट बनते हैं, सबका ना एक ही अम्ब्रेला होता है, और वो है क्या? KPI। ठीक है, करेंगे चर्चा जबरदस्त। अभी आते हैं एनालिटिक्स आते हैं। एनालिटिक्स क्या है? इतना ताकतवर शब्द, किसी जमाने में हम लोग क्या करते थे, BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इससे किया जाता था। अब BSc किससे होता है? एनालिटिक्स से होता है। अब बीटेक किससे होता है? एनालिटिक्स होता है। MCA, MBA सब एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट से होने लगा। तो इसका मतलब आने वाला भविष्य ना एनालिटिक्स में ही है। डेटा कभी दुनिया में कम नहीं होंगे। ठीक है, अरे बताइए, फिर खामोश हो जाते हैं। ऐसे क्यों आप लोग ये हो जाते हैं? क्या सर, क्या क्वेश्चन पूछा सर? सॉरी। अच्छा, आप व्हाट्सएप के स्टेटस देख रहे थे? नहीं नहीं सर, आपकी बातों में एनालिटिक्स में सर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। नहीं, इस तरह से नहीं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एनालिटिक्स में ना एनालिसिस हम लोग करते हैं। एनालिसिस की दौर कहाँ शुरू होती है? जहां पर मैं बता रहा हूं इसका रोल। जैसे हम लोग डॉक्टरों का एग्जांपल दिए थे ना, तो मान लीजिए कि डॉक्टर ने क्या किया कि रिपोर्ट मंगवा लिया। ठीक है, उसके सामने मरीज बैठा हुआ है, पहले तो देख रहा है रिपोर्ट, उसके बाद प्रीवियस में जो दवाइयां चली है वो भी उसके पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, और जो सामने मरीज बैठा है उसको BP भी है, उसको शुगर भी है, उसको ना मतलब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। अब ये फिल्टर भी लगानी है। ठीक है, और उसके बाद ना उसको दवाइयां लिखनी है। तो बताइए, एक करंट का रिपोर्ट है, एक प्रीवियस का प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें दवाई दी गई है, तो उस दवाइयों से उसे कोई फायदा नहीं हुआ है। और दूसरा क्या है, उसके पास मरीज को ऐसी भी दवाई लिखनी है कि उसको 3-4 बीमारियां ऑलरेडी पहले से है। अब ये सारे निचोड़ के बाद जो चीजें है उस पर वो क्या करेगा? एनालिसिस तो करेगा ना। उसके पास वर्षों का अनुभव है, उसके पास डिग्री है, उसके पास नॉलेज है, वो सब मिला जुला करके वही सिचुएशन किसकी बनती है? एनालिटिक्स की। उसे ही हम लोग सरल शब्दों में क्या कहते हैं? डायग्नोसिस। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन ऑन रॉ डेटा। रॉ डेटा पर जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, हिंदी, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? विश्लेषण करते हैं, जो वही अपना क्या कहलाता है? एनालिटिक्स। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑन रॉ डेटा। अच्छा, अब रॉ डेटा पर करें। अब मान लीजिए कि ऑब्जर्वेशन दवाइयों पर भी होता है, ऑब्जर्वेशन ना एनिमल्स पर भी होता है, ऑब्जर्वेशन ना किस पर होता है? प्लांट्स पर होता है, ऑब्जर्वेशन ना अलग अलग जगहों पर। लेकिन हम लोगों का ऑब्जर्वेशन किस पर होगा? हिस्टोरिकल डेटा पर। डेटा पर होगा। एकदम जाहिर सी बात, सही बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो डेटा पर होगा, तो इसीलिए हम लोगों का ऑब्जर्वेशन का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? डेटा एनालिटिक्स। हुआ कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर। उल्टा ही रहता। चलिए देख, यहां पर आते हैं। तो यहां पर हम लोग ऑब्जर्वेशन रॉ डेटा, यहां पर ना इसको लिख देते हैं, कौन सा? डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर के हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेनिंग जो होगी वो डेटा एनालिटिक्स पर। ठीक है, ये इस बैच में ना पता नहीं ना
लोग ना मतलब उतने एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं, लग रहा है ना कि जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, उस तरह से बोल ही नहीं रहे हैं। फिर एक जो एक्साइटमेंट होती है ना वो बहुत कम दिख रही है, दुर्लभ अवस्था में आ गया पहले ही बैच क्लास में बैचे। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, पूरा नहीं एक्साइटेड जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं वही तो शान है। जो नहीं बोल रहे हैं उनके लिए मेरी एक लाइनें है ना कि मतलब वो लोग जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके लिए मेरी ये लाइनें समर्पित है, ठीक है, कि वो लोग मतलब टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पैर के छालों को फकत देख रहे हो, लेकिन हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे का सफर देख रहे हैं, हमें दर्द नहीं दिखाई देता है, हमें मंजिल देखनी है। ठीक है, बहुत सारी शायरियां, बहुत सारी टॉपिक्स ना, हर एक आप देखिएगा MIS के, आप एक्सेल के फंक्शनों पर ना हमने खूब, अब आप देखेंगे तो खुद ही देखेंगे, भी लुकअप के दस्ताने, भी लुकअप, उस पे फ्री चालीसा, महिमा सम प्रोडक्ट की, जलवा काउंट टिप का, बाहुबली इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे पोएम्स हैं। मजा आ जाएगा क्लास में, कसम है ना विद्या माई की कि एक भी क्लास में आपको मैं बोर होने दूंगा। ठीक है, हर क्लास में स्वाद आएगा, और सामने जब आएंगे तो और मजा आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं सर आपके बारे में। ठीक है, अब देखिए हम लोग ना ये दोनों शब्द जान गए, कौन कौन जान गए, MIS एंड डेटा एनालिटिक्स। अब इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, हाँ, नहीं अब इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं ना कि ये जो कोर्स जिसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, इस कोर्स में कौन कौन से कंटेंट है, और जो ऊपर हम लोग लिखे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंटों को, ये जो कंटेंट हम उठा करके यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं, ये कैसे उससे मीट करेंगे, कैसे हम लोग मार्केट में जॉब, इस पूरी 100% ना हमारी ट्रेनिंग क्या है, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग है। ये जो 3-3.5 महीने का ड्यूरेशन हम लोग लिखते हैं फरवरी तक का, तो उसका ना मतलब वहां तक हमें जॉब लेनी है, ट्रेनिंग ही नहीं, जॉब भी चाहिए, एकदम चाहिए तो चाहिए, कोई समझौता नहीं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यस सर, देखिए ये वाला ट्रेनिंग होगा अपना। ठीक है, ये ट्रेनिंग होगी, इसमें ना देखिएगा ये बेसिक सर एक बार एक्सेल, एडवांस एक्सेल, हाँ यस सर, एक बार दोबारा दिखाना सर। यहीं पर है, अभी कहीं नहीं गए हैं मनराल जी। देखिए ये बेसिक एक्सेल भी है, एडवांस एक्सेल भी है। ठीक है, इसमें ना हम लोग WFM वर्कफोर्स मैनेजमेंट भी है, डैशबोर्ड का मैनेजमेंट भी है, पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, ये एनालिटिकल के लिए, RBI का ओवरव्यू दिया जाएगा, ईमेल राइटिंग के लिए आउटलुक ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग खाली माइक्रोसॉफ्ट का ही एक्सेल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग गूगल वालों का भी एक्सेल पढ़ेंगे, गूगल सीट। हम लोग बहुत तरह के ना रिपोर्ट बनाएंगे, एक से एक खतरनाक रिपोर्ट, और उसके बाद फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट के स्किल्स भी देखेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग है ये पूरा एक कंप्लीट ना डिजाइनिंग है, इसका हमारी MIS एंड रिपोर्टिंग एनालिस्ट के प्रोफाइल के लिए। ठीक है, बड़ी ही ना शिद्दत से, बड़ी ही ना मेहनत करके ना ये कोर्स डिजाइन किया गया है कि बंदों को ना एकदम जल्दी से जल्दी जॉब मिले। ठीक है, और मार्केट के सबसे हॉट टॉपिक्स जो है उस सबको इसमें इंक्लूड किया गया है कि कोई जाए ना मतलब ना उधर से रिटर्न ना आए। 4-5 ना हम लोग लक्ष्मण रेखा खींचते हैं 5 इंटरव्यू का, कि 5 इंटरव्यू तक तो हमें करवाना ही करवाना है, बाकी मेरा जुगाड़, बाकी मेरी मेहनत, और ऊपर से आप लोगों का भी स्ट्रगल, ये सब कुछ का ना मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल मास्टर साहब के तरफ से ही प्रयास हो और जो विद्यार्थी है उनके तरफ से मेहनत ही ना हो, तो नहीं। तब नूरेन सर के बाबूजी भी है ना, तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका भी सहयोग चाहिए होगा परस्पर, और वो सहयोग क्या है, प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। यस सर, ठीक है, देखिएगा हम लोगों का ना एक कोर्स का ना ड्यूरेशन है। ठीक है, तो हम लोगों का ना ये कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ना ये फरवरी की तक चला जाएगा, फरवरी तक।
ठीक है, यहाँ पर ना 2022। अब मैं इसमें ना जैसे अभी सैटरडे का चल रहा है, तो आगे चल करके मैं सैटरडे संडे में भी बुला लूंगा। ठीक है, सैटरडे संडे में भी, लेकिन वो मैं सूचित कर दूंगा कि कब से मैं संडे में भी बताने लगूंगा। ठीक है, ये ड्यूरेशन है, मान के चलिए ना कि 3.5 मंथ चलिए। तो हम ज्यादा पढ़ाते हैं तो थोड़ा लेट भी 1-2 हफ्ता हो जाएगा, प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा। ठीक है, यहाँ पर ना सर ये 20 सर ये देखिए, जो टाइमिंग सर रहेगा 23 सर होगा ना सैटरडे सर? संडे ही होगा ना, वीकडे में नहीं हाँ, ना होगा ये सर? क्लास टाइम नहीं, वीकडे में नहीं होगा। ये क्लास टाइम क्या होगा, सैटरडे, इसको मैं 3 PM कर दूंगा आगे से, मतलब 1-2 क्लास के बाद से Yes. 3 PM to 6 PM। तो 3 घंटे के क्लास वीक में ना कम नहीं होता है, जॉब करने वाले लोगों का, प्रैक्टिस करने वालों के लिए। अभी तो हम लोग ये डेमो क्लास देख रहे हैं ना, तो जब पढ़ेंगे फंक्शन फॉर्मूले तो 3 घंटे ना भरपूर खुराक होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे किस में, ये क्लास टाइम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद ना यहाँ पर आते हैं ना एक कोर्स का फी, वही गरीबों वाला 6000 है, जो ऐसे 5 साल पहले भी था, आज भी वही है। यस सर। ठीक है, इसको 2 इंस्टॉलमेंट वाइज दे सकते हैं। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में 3,000 कर सकते हैं। अगर किसी को मन कर रहा है एक बार देने का तो भी मैं मना नहीं कराऊंगा, उनकी श्रद्धा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एवरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, एवरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, चाहे आप उस क्लास में अनफॉर्चुनेटली नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पर एवरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग। अच्छा उसके बाद ना वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग का ना ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, 1 वीक का होता है। यहाँ पर ना वीडियो रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन है कितना दिन का है, 1 वीक के अंदर में आपको वहां से ना डाउनलोड करना होता है, नहीं तो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो भले आपको अगर कहीं टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो लेकिन आप उसको ना मतलब इंस्टॉल करके डाउनलोड करके और आप अपने फोल्डर में रख लीजिए। सर मतलब अगर उधर प्रैक्टिस नहीं भी कर पाए तो डाउनलोड ना निश्चित रूप से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ना ये जो हम लोगों की क्लासेज होगी, ठीक है, ये कौन सी होगी, ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन, ये दोनों मोड में होगी, हाइब्रिड मोड में। ठीक है, हाइब्रिड मोड में होगी। अब जिसको जो सुविधा हो, मान लीजिए कि कोई चंडीगढ़ से है, कोई एटा से है, कोई कहीं से है। अब मान लीजिए कि अगर अब एक इसी बैच में है अपने अंशुल जी, अब वो एवरी क्लास ना करने एटा से इंस्टीट्यूट पर आएंगे। अब बताइए, उनको ऑफलाइन ही चाहिए, उनको ऑनलाइन नहीं चाहिए। तो अब अपनी अपनी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके ये दोनों मोड रहेंगे। अच्छा उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर ना आपको रिज्यूमे प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पर ना रिज्यूमे का प्रिपरेशन कराया जाएगा, मैं भेज दूंगा कैसे रिज्यूमे तैयार करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ना इंटरव्यू के क्वेश्चन दिए जाएंगे, खूब भर भर के क्वेश्चन है, बहुत सारी कंपनियों के क्वेश्चन है, हर क्लास में थोक भाव में दिए जाएंगे। ठीक है, एक दिन मैं इसमें ना HR का सेशन भी कराया जाएगा कि इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। मैं तो रोज हर क्लास में बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे तैयार करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका भी अहम रोल होगा। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी और जो भी नहीं, इसके साथ स्टडी मटेरियल्स, ये जो फाइल पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये फाइल आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सारा कुछ ना आपको क्या करना पड़ेगा, यही रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन का टाइम यही रहेगा। अब मैं जैसा आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अब यही क्लास में सामने बंदे बैठे होंगे, अब वो ऑनलाइन में, वो ऑफलाइन में देख रहे हैं और जो बाहर है वो ऑनलाइन में। ट्रेनिंग देने वाला मैं ही रहूंगा। ठीक है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हर हाल में मैं ही रहूंगा। ठीक है, तो HR का सेशन भी इसमें कराया जाएगा। ठीक है, एक सेशन HR का होगा यहाँ पर, ताकि ना इंटरव्यू के तरीकों को, ना इंटरव्यू के बारीकियों को, और आपके जो मन में डाउट और क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप सॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है, लेकिन एक चीज होगी ना जो सबसे अहम, वो होगी क्या, आपको डेली प्रैक्टिस। अगर आपको मॉर्निंग में समय मिल जाता है तो सबसे अच्छा होता है मॉर्निंग की प्रैक्टिस। फिर ना अगर नहीं मिल पाया तो इवनिंग में भी कर ले। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। ठीक है, वो ये नहीं ना कि मेरे नाम का बैनर, मेरे नाम का जो लोगो है वो तभी काम करेगा
जब आप खुद भी ना प्रैक्टिस किए रहेंगे। ये तो कहते हैं ना कि खुद ही लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। मास्टर साहब का रोल क्या होता है? साइकिल चलाता है जब कोई बच्चा तो साइकिल चलाना सिखा देते हैं। अब साइकिल चलाने की रेस की गोल्ड मेडलिस्ट उसे जितनी है तो उसमें उसको अपने दम अपने क्लेवर लगाने पड़ेंगे। वो उम्मीद है आप लोग जरूर लगाएंगे। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये वाला था क्या, ये मेरा सेशन था, ये मेरी बातें थी। अब इसके बाद शुरू होती है क्या, हाँ सॉरी, इसमें ना मैं असली मुद्दा तो बताया ही नहीं। वो है कौन सा, यहाँ पर ना, यहाँ पर टाइप्स ऑफ जॉब, यहाँ पर दो तरह के जॉब होंगे। ठीक है, एक तो होगा फ्रेशर का, एकदम फ्रेशर्स का जो जीरो एक्सपीरियंस। यस सर, यस सर। एक्सपीरियंस, ठीक है, जो फ्रेशर होंगे जीरो एक्सपीरियंस वाले, उनका ना सैलरी का स्लैब क्या होता है, सैलरी के स्लैब एकदम कभी भी जिंदगी में कभी भी काम नहीं किए हैं तो भी उनको आराम से 15 से 20 के बीच में मिल जाता है एकदम फ्रेशर को। और जो एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, उनका ना एज पर करेंट पैकेज, जो उनका करंट पैकेज है ना वो उसमें ना होना चाहिए। इसके लिए एक चीज मैंडेटरी होती है, और वो मैंडेटरी क्या है सर? इनका पैकेज फिर भी कितने से स्टार्ट होता है? ये तो बताया तो इनका। अच्छा, इनका तो जितना होता है उसके हिसाब से लगभग खाली एक्सेल एमआईएस पर करते हैं ना, खाली एमआईएस पर, कोई और अदर टूल से नहीं सीखते हैं तो भी आराम से आप 50 तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर कम स्किल तो ठीक ठाक है तो 50 तक एमआईएस सैलरी दिलवा देता है। अब 50 से भी ऊपर जाना है तो मार्केट के और सारे टूल से वो सीखने पड़ते हैं। जी जी। और इन दोनों के लिए ना सबसे जरूरी होता है क्या, ये ग्रेजुएशन। ये ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए हर हाल में, इसके बिना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर परसुइंग फाइनल ईयर में है तो भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन वो ये कहे कि मैं केवल 10+2 हूं और तब ना इस फील्ड में आना चाहता हूं, तब तो मैं हाथ जोड़ दूंगा, कहूंगा नहीं। आप आइए बेशक पढ़ लीजिए लेकिन जॉब की उम्मीद मत रखिए। हाँ, ग्रेजुएशन के बिना तो इंसान ही कुछ नहीं है। हाँ, लिटरेट पीपुल ही आजकल के दौर में माना जाता है ना अंकित जी, कि अगर कोई शिक्षित है, साक्षर है तो मतलब ग्रेजुएट है। इधर तो थोक भर में पोस्ट ग्रेजुएट लोग कर करके मिल जाते हैं। तो अब के दौर में भी हम लोग 10+2 से खाली जॉब ढूंढने की कोशिश करें तो हमें क्या करेंगे कि वो सूरज के सामने जुगनू वाली बात हो जाएगी। तो रिक्शा ठेली वाली बात आ जाती है। हाँ, तो मैं ये वाला ना यहाँ पर ये बता दिया था कि, और इसमें ना देखिए जॉब का ना टाइटल कौन से मिलेंगे, जो हम लोगों की ना जॉबें इसमें होती है वो किस तरह के ना, कोई भी आपका प्रोफाइल कोई भी यहाँ पर लिख दे रहा हूं ना, एक्सपीरियंस वाले के हो ना एनी प्रोफाइल वो मैं संभालूंगा। कोई भी प्रोफाइल हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको जो सैलरी है उसके ऊपर सैलरी मिलेगी। अगर ना हमारी जो करंट की सैलरी है और कितनी मेहनत मशक्कत के बाद हम वहां पर पहुंचे हैं तो उसे तो डाउनग्रेड होने का सवाल ही नहीं है। वही सैलरी उठाते हैं तो आदमी परेशान रहता है, उससे नीचे जाएगा तो कैसे मैनेज करेगा। ठीक है, तो उसमें तो कोई समझौता नहीं है। देखिए जॉब में टाइटल में कैसे आते हैं, इसमें आते हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है, एमआईएस एनालिस्ट की जॉब होती है, यहाँ पर क्या होता है एमआईएस ऑफिसर की जॉब होती है, यहाँ पर ना रिपोर्टिंग एनालिस्ट की जॉब होती है। ठीक है, यहाँ पर ना डेटा एनालिस्ट भी कहीं कहीं देते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि ये दे देते हैं, खाली एनालिस्ट दे देते हैं, एमआईएस कोऑर्डिनेटर दे देते हैं, कहीं कहीं इसी को बिजनेस एनालिस्ट भी दे देते हैं, और कहीं डैशबोर्ड एक्सपर्ट भी दे देते हैं। ठीक है, बस इस तरह के ना बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जॉब उतना मुझे याद नहीं है, तो इस तरह के ना हम लोगों के जॉब की प्रोफाइलें मिलेगी। ये जो ना अपनी ट्रेनिंग की हम लोगों ने ऊपर से शुरुआत किया था, इसकी ना सबसे नीचे वरीयता तक ना हम लोगों ने पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ ना आ गए। अब यही ना आज के क्लास का ना परिचय था। अब ना आपको ना अपने करियर के प्रति, इस ट्रेनिंग के प्रति, चाहे मार्केट में आगे के अपने फ्यूचर के प्रति कहीं पर भी कोई भी ना संदेह हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए
एकदम 100% तैयार बैठा हूं। अभी तक मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रोल में था और आप लोग एज ए गुड लिसनर थे। अब मैं खुद गुड लिसनर होने जा रहा हूं और प्रवक्ता की एक कुर्सी आप लोगों को सौंप रहा हूं। क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दूंगा। सर मैं सौरभ बोल रहा हूँ सर। इंटरव्यू भी सर आप नहीं, कंटेक्ट ये करवाएंगे? नाम लिखने नाम बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर से नाम आ ही रहा है आपका। ठीक सर, तो इंटरव्यू वगैरह भी कांटेक्ट आप करवाएंगे? हाँ, इंस्टीट्यूट पर इंटरव्यू होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंस्टीट्यूट पर और बाहर ना, दोनों जगह मैं ही भेजूंगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर ना देते हैं ना जी जी। इंटरव्यू एट इंस्टीट्यूट। तो एक बार सर ठीक है, इंस्टीट्यूट तो वीकेंड आके में ही ना, मिलना पड़ेगा ना, जो भी वीकेंड में कंपनी ही के ना। लिए। अरे तो मिलना तो जरूरी है ही है। तभी तो सर वो। एक बार दर्शन दीजिएगा अपनी। जी जी। ठीक है, आते रहिएगा, मिलते अच्छा सर, रहिए। इसमें सर एक चीज और बताइए कि डाउट क्लास के बारे में क्या रहेगा, अगर मान लीजिए हमें किसी चीज में डाउट हो हर रहा है। क्लास के में हम लोग देखिएगा, जब आएंगे ना इसमें अरविंद जी, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अपना ना बीच ग्रुप तो बना ही है, ग्रुप में तो मैं ऐड किया ही हूँ। उस ग्रुप पर जितने भी डाउट हो, जैसे भी क्वेश्चन क्वेरी हो ना, उस पर डालते रहे। ठीक है, मैं भी उस पर सपोर्ट करूंगा, मेरे छोटे भाई भी हैं, वो लोग भी। और चाहे इसी बैच में ना कोई बंदे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वो भी उसमें दे देगा हेल्प। आप भी किसी का क्वेरी का हेल्प कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपकी क्वेरी खत्म हो गई तो आप किसी का हेल्प नहीं कर रहे हैं, अपनी शादी हो गई तो लगने खत्म हो गया, ऐसा नहीं। आप दूसरों का भी मदद करेंगे तभी आपकी भी मदद होगी। ठीक है, तो इसी तरह से ना बड़ाई ना ये मतलब सही सौहार्दपूर्ण इन्वायरमेंट होता है ग्रुप का, क्वेरियों के लेकर के बहुत हेल्प मिलती है। और क्लास में जो अच्छा नहीं सर, बचा तो क्लास में पूछ लेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपको डाउट हुआ तो हम तो अगली क्लास में फिर मिल नहीं रहे ना। मैं कोई बीजा मान ले हूं कि भाग जाऊंगा, मैं तो मिलूंगा ही ना अगली क्लास में। तो फेस टू फेस मिलना चाहे तो फेस टू फेस, वर्चुअल मिलना चाहे तो वर्चुअल, हर जगह अवेलेबल रहूंगा मैं। जी सर। मेरा तो पूरा बताना चाहता हूँ सर। हाँ? अच्छा, हेलो सर मैं जी सर, हेलो जी जी बोलिए, जी बोलिए। सर, मैं हाँ मेरा दुख सर, थोड़ा एक बताना चाहता हूँ। मैं उड़ीसा का हूँ। मैं अभी हाँ नोएडा हाँ में रहता हूँ, घर में जी अकेला जी हूँ। तो हाँ हाँ। मेरा पापा भी लास्ट मंथ में एक्सपायर कर गए हैं। तो ओहो। मैं सर जॉब करता हूँ एक टाइप सेटिंग पब्लिशिंग लाइन में। आप नाम सुने होंगे, अप्तारा, नोएडा में सेक्टर 60 में। हाँ हाँ, मेरी भी वो पहली कंपनी रही है। तो वहीं जॉब करता हूँ अभी। तो मेरा अभी सैलरी है वहाँ पे 26-27 है। तो मैं हम्म ये जॉब प्रोफाइल चेंज करना चाहता हूँ। मैं हम्म एसक्यूएल का क्लास भी एडमिशन आपके साथ आपके पास कर रहा हूँ। पहले पिछली क्लास किया था, हम्म ये भी कर रहा हूँ। हम्म। मैं मेहनत करूंगा अगले 6 महीने, एक साल अंदर मेरे को ये जॉब प्रोफाइल चेंज करना है। और अरे अपना 6 महीने होम में हो टाउन जाएगा, खूब बढ़िया से, दोनों खूब और बढ़िया हो जाएगा 6 महीने में। भुवनेश्वर में मेरे को स्कोप मिल जाएगा क्या सर इस लाइन में? नहीं नहीं, भुवनेश्वर अभी बहुत पिछड़ा है ना बरदास जी, उधर अभी उतना स्कोप नहीं है, इधर ही अच्छा, अभी। नहीं तो इसमें ये भी है कोलकाता ना कि साइड। अरे आप भुवनेश्वर ही चले जाइएगा, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है ना, तो आपका हाँ, जॉब कहीं रहेगा, आप कहीं चले जाइएगा। वर्क फ्रॉम होम से तो ये तो इसी प्रोफाइल में हम लोग को सुविधा तो है कि जो मन करे घर चले जाते हैं। और इस बार तो पिछले 1.5-2 सालों में जो कोरोना काल था, तो हम लोग तो गांव के खेतों में भी जाकर के लैपटॉप चलाए हैं। यूएसए के क्लाइंट से गांव के खेत में बैठ करके भी बात करते थे। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या कहिएगा कि गांव में जा करके, और गांव से हम लोग के गांव में लोग बोलते थे, जब गांव में थे मतलब पिछले 1.5-2 साल थे, तो लोग कहते थे अच्छा ये बताओ तुम लोग के कारखाना में क्या बनता है, तुम रहते हो गांव में और तुम्हारी जॉब चलती रहती है। अब बताइए अब उनको क्या समझाया जाए कि हम लोग के कारखाने में क्या बनता है। तो हम लोग बोलते थे हमारी नौकरी ना बैंक में जो नौकरी होते हैं ना उसी तरह की है। अब बैंक में तो कुछ बनता नहीं है, ठीक है, जैसे काम होता है बैंक में। अब गांव के भोले भाले लोगों को कैसे समझाया जाए, ठीक है, कि घर से ही हम लोग लॉग इन करके और अपना काम करते हैं, तो डाइजेस्ट नहीं होता था। कई कई बार तो लोग ये कहते थे, सिस्टर की शादी हुई तो वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोग को तो बहुत इस बार ना परेशानी हुई, तुम तीनों भाइयों की नौकरी छूट गई थी और घर पर थे, बताओ कितनी मुश्किल से सिस्टर की शादी की है। बोला हाँ बहुत बहुत परेशानी हुई, क्या बताए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी मतलब गाँव में है, लोग नहीं समझते हैं, करते
क्या हो, अच्छा सर। क्या काम करते हो? अच्छा, हाँ सर। जी हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि इसमें जॉब के अच्छा, ये लिए बताइए इंग्लिश क्वेश्चन था कि क्वेश्चन है? क्वेश्चन स्वर्गवासी हो गया। सर है। क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन बताइए। इसमें जॉब के लिए इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट होगी। हाँ, इंग्लिश मतलब बहुत ज्यादा नहीं राकेश जी, लेकिन ना अब क्या है ना कि हमें ना मल्टीनेशनल कंपनियों में जानी है, चाहे इंटरव्यू जब दिया जाता है ना, तो उस पीरियड में ना थोड़ा सा मतलब जो अपनी बातें बता रहे हैं हम लोग, मतलब मान लीजिए हमें जो नॉलेज है, और सामने वाला बंदा क्या करता है, क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा, तो जाहिर सी बात है कि आंसर भी तो हमें इंग्लिश में देना पड़ेगा। हमें बेटर द यस सर। लिसनर बनना पड़ेगा, गुड लिसनर। स्पीकर तो खुद हमें उसके क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बन जाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे ना कि इंग्लिश के न्यूज हो चाहे इंग्लिश की मूवीज हो, खूब सुनेंगे। आप जानते हैं ना, दुनिया में बोलने से ज्यादा कठिन है सुनना। इसलिए देखते हैं ना, ये भगवान ने एक मुंह बनाया है और दो कान बनाया है। वो जानता था कि बोलना ना आसान है लेकिन सुनना कठिन है। हम इंटरव्यू में भी क्या होता है कि जो क्वेश्चन सामने वाला बोलता है ना, पहले क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। हमारी अगर समझ गए तो ट्रांसलेट करके टूटी फूटी भाषा में ना इंग्लिश तो बना ही लेंगे। और ये भी एक कसम खा करके जाइए इंटरव्यू में कि जब तक वो खुद हिंदी में ना आए तब तक आप मत हिंदी में आइए। भले आप इतनी इतनी लाचार इंग्लिश बोलिए कि वो जबरदस्ती खुद ही हिंदी में आ जाए, लेकिन आप पहले हिंदी में मत आइए। आप इंग्लिश का ही दामन थामे रहिए, भले जैसे भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए। निर्लज बेशरम बेहया बनना पड़ता है इंग्लिश बोलने के लिए। ये सोचते रहेंगे ना कि वो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, अरे वो सोचे या भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना। हमें तो बोलना है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक लोग हमारी कमियां कैसे नहीं निकालेंगे। बोलेंगे तभी तो कहेंगे तू ये गलत बोल रहा है। हम हमेशा सोच के बैठे रहे कि जब भी बोलूंगा तो एकदम करेक्ट शुद्ध बोलूंगा। न दादा राजा होंगे न राजधानी अहमदाबाद से मुरादाबाद जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बोल्ड बनिए, बोलने में स्मार्टनेस तरीके से। सामने वाले लोगों को ना ज्यादा ना उनके बारे में सोच करके, एक ही जीवन भगवान ने दिया है, तो सारे अपेक्षाओं पर ना दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतर जाए। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? हमें अपनी जीवन जीना है, अपने को ना सफलता के सर्वोच्च ऊंचाइयों पर चढ़नी है। हम गवर्नमेंट जॉब में ना गए कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर के सबसे बेहतरीन कंपनियों में सेलेक्ट हो, ठीक है, देश विदेश दुनिया घूमे, ठीक है, ये करें। यही जॉब है तो क्या करेंगे इसी जीवन में। इतने गांव से आए हैं हम लोग, दिल्ली के इतने मतलब पोल्यूशन वाले शहर में हम लोग रहते हैं। शायद इंडिया के सबसे पोल्यूटेड जगह है ये दिल्ली। और इसमें भी ना अगर हम लोग अपने साथ न्याय नहीं कर पाए, इतने पोल्यूशन वाले जगह पर अपने गांव घर परिवार माता पिता गांव की सारी यादें, जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल, बचपन के दोस्तों को सबको त्याग करके यहाँ पर किसके लिए आए? एक जॉब ही के लिए आए ना। कोई हमारी जॉब कुपोषण के शिकार क्यों हो? सब कुछ हमने त्यागा है, अपने स्वास्थ्य के साथ भी खेल रहे हैं हम लोग यहाँ दिल्ली में आकर के, ठीक है। और यहाँ पर हमारी भाषा की बहुत कदर है क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है। कोई ये नहीं कह सकता है कि तुम दिल्ली के मूल निवासी नहीं हो इसलिए तुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये दिल्ली की खूबसूरती है कि दुनिया के किसी भी लोगों को ना दिल्ली सरवाइव करती है। और यहाँ देश के सबसे ताकतवर लोगों का शहर है दिल्ली। जितने देश में ना एक ना आह भी कोई नहीं ले सकता है अगर दिल्ली चाह दे तो इतने ताकतवर शहर में अगर रह करके भी हम कामयाब न हुए तो बताइए कहाँ होंगे? ये शहर हमें कामयाब न बनाए तो हम कहाँ होंगे? बताइए कौन शहर हमारी मदद करेगा? कहाँ पर हमें इतने इस तरह के इन्वायरमेंट मिलेंगे जो दिल्ली में है, जो गुड़गांव नोएडा, सब अपने तरह के लोग, अपने भाषा भाषी के लोग, अपनी भाषा अपने तरीकों से। इस शहर में ही हम लोगों को ना आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। और बाकी तो जब मिलेंगे तो बातें मैं मोटिवेट करते रहूंगा हर क्लास में। अब मेरा खुद के बारे में मैं बताऊं तो 17 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है इन्हीं प्रोफाइलों में। मैं नोएडा में एक कंपनी है सेक्टर 62 में, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, उसमें मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। 12 सालों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कितना है वो तो आज के क्लास से ही आपको पता लग गया होगा। कितना रग से वाकिफ है डेटा एनालिसिस के चीजों से, और बंदों की ना जो कमियां है उसको इतने सालों से नहीं इतनी बारीकी से गहन अध्ययन किया गया है कि किसी दिन आइए आप मेरे से मिलिए तो मजा आएगा। अभी तो वर्चुअल है ना, कभी आमने सामने मिलिए, बहुत स्वाद आएगा उस दिन।
ठीक है, यस सर नेक्स्ट अभी तो बीमार हूँ, जैसे तो कि मैंने मिलूंगा तो। अब ऑफलाइन में ही आएंगे सर फिर। और हंसते रहिएगा, मतलब इंजॉय कीजिएगा, ये नहीं कि मुंह बनाए रहे, लगता है किसी के ना अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, तो ना एकदम खुशी से रहें। बताइए। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि मैंने टीटीएस वाली क्लासेस अटेंड करी है, हाँ, एक एक करके पूछ लीजिएगा। मैंने बोलिए। टीटीएस की क्लासेस स्टार्ट करी है मतलब आपके बैच से, तो उसका टाइमिंग क्या दोनों में से रहेगा? कोई एक में ही कर लीजिएगा, चाहे उसमें चाहे इसमें, दोनों कोर्स का कंटेंट एक ही है। टाइमिंग क्या रहेगा उसका? उसका मॉर्निंग में रहेगा, मॉर्निंग 8 AM to 9:30। 9:30 वो सेम है, और जैसे कि अब जो लिंक प्रोवाइड हुआ था क्लास अटेंड करने का, वो सेम ही मुझे ग्रुप में मिलेगा? आपको उसका बैच अलग होगा, इसका बैच अलग होगा, क्योंकि आपको मुझे किसी आज एक ही जो बैच मिला में वो रहना पर्सनल, पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, आज हाँ, जो मुझे मिला वो पर्सनल मिला है, पर मुझे ऐड किया गया था टीटीएस वाले में, टीटीएस में ही मिलेगा आपको, उसी में अनफॉर्चुनेटली मुझे शायद लिंक किसी ने, मिलेगा। हाँ, ओके वो उसी में मिलेगा आपको। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना अगली क्लास में फिर सैटरडे को यही 3 PM में मिलेंगे। ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस ग्रुप में आप लोग हैं ना, उसमें अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि ना ये जो क्लास है, इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, आपके मेल पर शेयर कर देंगे, वीडियो भी जाएगी, क्लास की स्टडी मटेरियल सब कुछ जाएगा। ठीक है, अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल करने लगेंगे, अभी आज का थ्योरेटिकल क्लास था, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए। सर मैं ना बीए सेकंड ईयर परसुइंग कर रही हूँ, तो ये कोर्स मेरे लिए सही रहेगा? क्या, एक बार और बताइए ना। आई एम परसुइंग बीए सेकंड ईयर, सो ये कोर्स सही रहेगा मेरे लिए? हाँ, सेकंड ईयर चल रहा है ना आपका, परसुइंग है तो कर सकती है, कोई बात नहीं है, परसुइंग वाले को चल जाता है। ठीक है, जो लोग ग्रेजुएशन शुरू ही नहीं किए उनके लिए नहीं है। सर आपने ये बोला था कि वीडियो हम भेजेंगे तो आप एक हफ्ते से पहले डाउनलोड कर लेना। अच्छा ये बताइए, मैं अभी अपने वादे से मुकर गया हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ वीडियो भेजूंगा। अरे सोहराब साहब, नहीं सर, लिए मैं मैं ये एक नहीं लाइन बोल रहा हूँ, आपके लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ। एक है ना कि क्या करीने की बात करते हो, मेरे जीने की बात करते हो, खून देने के लिए है राजी हम, और सोहराब साहब आप पसीने की बात करते हो। हम तो वीडियो क्या, उससे आगे की भी चीजें आपको हेल्प करेंगे, देंगे। सर वो मैं नहीं कह सर, तो वो वीडियो सर मेल पे मतलब कहाँ पे आएगा सर डाउनलोड करने के अरे लिए? तो मेले से भेजेंगे, कुरियर से थोड़े भेजूंगा। अरे यार आपके पास ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अरे कोई बात नहीं, पूछ रहे हैं, पूछ लेने देते हैं। ठीक है, मेल से ही जाएगी, इसीलिए तो मेल आईडी मांग रहा हूँ। जी राकेश जी बोलिए। हेलो, कुछ नहीं सर, मैं वही बता रहा था, मेल से ही होगा, मेल पे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है सर मैं कह रहा हूँ सर, आपने तो मुझे किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं किया अभी। तो अभी कर लेंगे ना, ठीक है, अभी बाद में कर लेंगे क्लास के बाद। ठीक है, आशीष बोल रहा हूँ। जी आशीष जी। नरेंद्र सर, ये क्या हम ये प्लेटफॉर्म वेबएक्स की जगह जूम कर सकते हैं? क्योंकि मेरे ना लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं हो रहा, मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ अभी ऑपरेट। नहीं, ये हम लोग एनुअल ना सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ना। अच्छा अच्छा, मोबाइल से कर लीजिएगा ना, कोई बात नहीं है, मोबाइल से कर लीजिएगा, और बाकी सब प्रैक्टिस तो वहां से कर ही लेंगे। बहुत सारे लोग देखिएगा, इसमें 80% लोग मोबाइल से ज्वाइन किए हैं। अच्छा। हेलो। और हम लोग एक बार देख भी लेंगे कि क्यों नहीं आपका लैपटॉप सपोर्ट कर रहा है। एक बार हम लैपटॉप का पुराना वर्जन है मेरा, उसमें विंडोज 7 तक है, वो विंडोज 10 नहीं, कभी आइएगा ना, कभी आइएगा इंस्टीट्यूट पर ना, लाइएगा, वहां पर देख लिया जाएगा। ठीक है, करा दिया जाएगा, हो जाएगा। सर इंस्टीट्यूट पे आने टाइमिंग क्या है सर, मिलने आने का? अगर जो इसी समय जो आपका क्लास है ना, इसी टाइम पर आ जाइएगा, जी कोई जी से सर। क्लास ले लीजिएगा, शनिवार कोई 3:30 से 6 बजे तक। ओके सर, थैंक्स। ठीक है, हेलो। ठीक है, हाँ बोलिए सर मैं कुछ, हाँ मनीष जी, जी मनीष जी बोलिए। सैटरडे के अलावा संडे को भी क्लास हो सकती है क्या? क्योंकि मेरा सैटरडे को ऑफिस रहता है, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। हाँ, एक बार आप फोन पर बात कीजिएगा, कोई बैच देखेंगे, दूसरा कोई बैच आएगा तब उसमें मैं देख लूंगा। एक बार मेरे से फोन पर बात कीजिएगा, बात कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। हेलो जी जी जी, ठीक है। अगर कोई क्वेरी होगी ना, तो फोन पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ये क्लास आप लोग को शेयर कर दूंगा, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।
ठीक है, थैंक यू ओके सर, थैंक यू सो धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।